पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। जहां भी हम जाएंगे, चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन वहां की समस्याओं को अवगत कराना और सरकार को मजबूर करना उनको। योगी आदित्यनाथ से आपका क्या बैर है? क्या दुश्मनी? कुछ भी गड़बड़ होती है आप योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लेते हैं। आज भी गोरखपुर डूब जाता है जब बरसात होती है। आज भी वहाँ के एम्स में जो है वो सुविधाएं नहीं है। वहाँ के एम्स के जो पेशेंट होते हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। भला होगा कैसे दलितों का, अगर जो दलितों के दो बड़े नेता हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपका रिश्ता कहलाता क्या है? वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिक्स कर। क्या आपको तमंचे का या मतलब रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला कि नहीं मिला? मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि अगर वो नहीं सुरक्षा मुझे देना चाहती तो कम से कम मुझे मेरा लाइसेंस जो है दे दे। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा, आप कृपया करके मेरा पासपोर्ट जो है दिलाने में मदद करें। चंद्रशेखर पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ और इन दिनों वो इलाज के सिलसिले में यूं तो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में एक तरीके से सियासी केंद्र बिंदु भी है। पिछले कुछ दिनों से मायावती जी भी दिल्ली में हैं और यहाँ से पूरी राजनीति पर, राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। आज आपने, लगता है पहली बार आपसे अभी बात हो रही थी, हमले के बाद आपने शर्ट पहना है और घाव और जख्म हरे भी हैं। ये जो जख्म है वो किन किन तरीकों से है, और अगर आप कहें क्या कि आज आप भी दिल्ली में आए हैं और मायावती जी भी दिल्ली में हैं, तो इसके अपने राजनीतिक मायने भी बहुत सारे निकल करके सामने आते हैं। देखिए, आज ये तो सच है कुणाल भाई कि मैं दिल्ली में हूँ अपने इलाज के लिए, लेकिन सच ये है कि मैं दिल्ली आना भी चाहता हूँ अपने लोगों के इलाज के लिए, क्योंकि जिनको आज़ादी के 75 साल बाद भी इंसान नहीं समझा गया, और इंसान ना समझने से मेरा ताल्लुक इस बात से है कि उनको वो बुनियादी सुविधाएं और वैसा जीवन नहीं मिला है। उनकी लड़ाई दिल्ली से आसानी से लड़ी जा सकती है, और हमारे महापुरुषों का भी ये सपना था कि भाई कोई अम्बेडकरवादी जो है वो दिल्ली से जो है इस लड़ाई को लड़े और जिससे कि परिवर्तन हो सके। तो मैं दिल्ली में हूँ और मुझे लगता है जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा जख्म भर रहा है, तो जो जख्म जो हैं अभी भी बुनियादी रूप से सुविधा और अवसर ना मिलने, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी ना मिलने के कारण, संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी वंचित तबके को है, उनका इलाज भी धीरे धीरे होगा। अच्छा, बात अब जो मैंने कही, आपने अपनी बारे में तो बात कह दी, मैंने अपने सवाल में एक दूसरा नाम भी लिया था और वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का लिया था। वो भी दिल्ली आ गई और ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की जो राजनीति है वो इस तरीके से नए रंग भर रही है और नए मुकाम हासिल कर रही है, तो शायद घबराहट है कहीं ना कहीं उस खेमे में। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि किसी में घबराहट है। घबराहट तो वास्तविकता में उनमें होनी चाहिए थी जिन्होंने बौखलाहट में ये हमला करवाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि परवान तब चढ़ेगी राजनीति चंद्रशेखर आज़ाद की जब लोग अपने पैरों पे खड़े होने लग जाएंगे। तो उनके लिए तो मैं हमेशा से अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी उम्र की कामना करता रहा हूँ। आज भी मेरी यही कामना रहेगी कि कुदरत उनको स्वस्थ रखे और लंबी ज़िंदगी रहे, और उनके नेतृत्व में जो है हम लोग जिस तरह से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएं तो उनका आशीर्वाद पहले की तरह हमें मिलता रहा। ऐसा जो है मुझे विश्वास है कि आशीर्वाद और बढ़ेगा, क्योंकि वो भी दिल्ली में है और मैं भी दिल्ली में, तो नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, तो इस बार आशीर्वाद बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली में रह के भी तो दूरी है, और कहीं ना कहीं यही दूरी जो है, कई सारे जो बहुजन मूवमेंट के लोग होते थे उनसे बात जब होती है तो वो कहते हैं कि ये दो धाराएं क्यों बह रही हैं, इन दो धाराओं का संगम भी तो हो सकता है। ये दोनों लड़ाइयाँ एक ही मकसद के लिए, जो आप कहते हैं वो आप भी कहते हैं कि बहुजन समाज के लिए आपकी लड़ाई है, उनका भी कहना होता है कि बहुजन समाज के लिए लड़ाई है। तो ये जो दो धाराएं बह रही हैं एक ही लड़ाई की, क्या उनका संगम होता तो शायद ज़्यादा मुमकिन होता, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब दूरियां, जो दो धाराओं की दूरियां हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। देखिए, मैंने तो हमेशा से प्रयास किया कि उनका अनुभव, उनके आशीर्वाद का फ़ायदा हमें मिले, उनसे हमें सीखने को मिले। अब पता नहीं कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमें कमी होगी शायद, जो है वो अवसर और जो है उनके अनुभव का लाभ हमें नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एकलव्य की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ संघर्ष में, सीखने के संघर्ष में, जहाँ मुझे उनके सहयोग आशीर्वाद की जरूरत थी वो नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दूर से भी उनके द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों से और उनकी सोच से जो है, जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से दूर से सीखा, ऐसे भी मैं सीख रहा हूँ। और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि उनको लंबी जिंदगी रहे और हम लोग उनसे सीखते रहें। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो भी मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अंदर से तो एकजुट हैं ही, विचारधारा के तौर पे तो हम लोग एकजुट हैं ही।
तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ रहेंगी और वो लगातार काम करते रहेंगे, तो मैं भी उनसे सीखता रहूंगा, सीख सीख के आगे बढ़ता रहूंगा। तो आप कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य हैं बहन जी। हाँ, तो मेरी तो गुरु के रूप में तो है ही भाई। उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, वो यहाँ तक पहुंचे, आसान रास्ता तो नहीं था। पहले तो वो एक महिला हैं, और फिर महिला में भी उन वर्ग से आती है जहाँ इतने तमाम तरह की बाउंडेशन है, उस तरह के अवसर नहीं है। तो उन्होंने काम किया है, एक लंबे समय से काम किया। हालांकि आज जो है हालात बहुत अजीब हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब ने उनको सौंपा था मूवमेंट, तब ये मूवमेंट राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट था। अब थोड़ा सा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो है राजनीति में लगातार गिरावट तो आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो गुरु हैं और हमेशा गुरु का दर्जा उनका रहेगा, मैं तो उनको बड़ी मानता हूँ। लेकिन मेरा ये मत है कि शिष्यों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ अच्छा करके दिखाएं कि गुरु का जो है ना सम्मान और बढ़े। तो हम लोग भारत की बहुजन राजनीति में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, और उसके लिए लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के कारण हम पे गोलियां चल रही हैं। हम पे गोलियां जो हैं वो आशीर्वाद के लिए नहीं चल रही हैं, हमें रोकने के लिए, हमारी जबान बंद करने के लिए ये गोलियां चल रही है। उसका जवाब हम 21 तारीख में दिल्ली में इस बार देंगे भी। 21 जुलाई को हमने इसकी तैयारी की है कि जो तमाम तरह की हिंसा है, या तमाम तरह से चाहे वो हमले जो किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी मशीनरी से के जरिए CBI ईडी इनकम टैक्स द्वारा किए जा रहे हैं विपक्ष पे, एक्टिविस्टों पे हमले करवा के गोलियों से, या उनको झूठे मुकदमे जेल भेज के, पत्रकारों को, वकीलों को, जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, वो हम सारे हमलों का, या जो गोली मेरे ऊपर चली हमारे लोगों की जबान बंद करने, इसका सबका जवाब 21 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर के माध्यम से देंगे। और ये विरोध प्रदर्शन की तैयारी हमारे लोगों ने की है कि हम इसका जवाब देंगे, और विपक्ष के लोगों को भी हम लोग इसमें इन्वाइट करेंगे, विपक्ष के साथी भी इसमें आए और आके जो है ये जो अन्याय सरकार के तानाशाही द्वारा किया जा रहा है, इसका जवाब दें। अच्छा, इस विरोध प्रदर्शन पे तो आपसे बात करेंगे। चूंकि आपने द्रोणाचार्य की बात की और मुझे थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग याद आ गया कि उस समय एक अर्जुन भी थे और वो फेवरेट शिष्य थे। आजकल आपकी जो गुरु हैं, आप जिनको गुरु मानते हैं, मायावती जी, उनके अर्जुन कोई और बने हुए हैं। पारिवारिक राजनीति को उधर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एकलव्य भी उससे आहत दिखाई पड़ता है। नहीं, वो भी मेरे छोटे भाई हैं, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, और कुदरत उनको भी लंबी जिंदगी दे, उनको खूब तरक्की दे। मैं उनके लिए भी कोई मेरे मन में कोई वो नहीं है, उस पूरे परिवार के लिए नहीं है। तो मैं तो ये कुदरत से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आगे बढ़े। और जैसे आप कह रहे हैं कि एक अर्जुन की तरफ ज़्यादा प्यार है, और ये काबिलियत का मामला, ये जो है, जो संघर्ष करेगा जनता तय करेगी। कोई जो है माँ के पेट से सीख के नहीं आता। मैंने जो कुछ भी सीखा वो संघर्ष से सीखा, और लगातार आप जानते हैं पिछले कई सालों से आप मुझे जो है फॉलो कर रहे हैं, मेरे कई बार मुझे दिखाते हैं। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना, मैंने कभी कोई आसान रास्ता नहीं चुना, और मैंने कभी घुटने नहीं टेके किसी भी अन्याय के खिलाफ। जो पहलवानों के खिलाफ जो है जो हमला हुआ था, उसका भी आपने देखा, कल चार्जशीट दायर हुई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, और वो चार्जशीट के बाद जिस तरह का रवैया उनका महिला पत्रकारों का देखने को मिला, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि उनको विश्वास नहीं था कि उन्हीं की सरकार में। अब तो वो ये नहीं कह सकते, उन्होंने एक भाषण देते हुए कहा था कि साहब देखो, मेरे खिलाफ एक आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। अब तो पुलिस भी उनकी है, ये तो नहीं कहते विपक्ष के दबाव में जो है पुलिस ने जांच में किया। अब कहाँ इस्तीफा देंगे, अब कहाँ फांसी चढ़ेंगे, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो गलत का समर्थन करते हैं जाति की वजह से, जिंदा व्यक्ति कभी भी बदल सकता है, जनता को भक्त नहीं बनना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हर हमले का जवाब हम लोग जो है इस बार जंतर मंतर से 21 तारीख को देंगे। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और चुनाव आज तक के इस खास सेगमेंट नेतागिरी में आपका स्वागत है। मौसम गुलाबी कम चुनावी ज्यादा है, दावे वादे और रेवड़ियों की बहार है। चुनावी बिसात पर चालें चली जाने लगी हैं और सियासत का हर मोहरा अपनी अपनी चालों के साथ विरोधियों को मात देना चाहता है। सियासत के खेल के एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं चंद्रशेखर आजाद। ये हमेशा क्रांति के अलग मूड में रहते हैं और नेतागिरी में आज हम इनसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 में इनकी चालें क्या हैं। स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका चुनाव आज तक में। पहला सवाल मेरा आपसे बहुत सीधे सीधे मुक्तिबोध के शब्दों में कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आप कई बार कहते कुछ हैं, करते कुछ दिखते हैं। 2022 में आप पहले अखिलेश के साथ जाना चाहते थे, फिर अखिलेश के साथ नहीं गए, आपने खुद चुनाव लड़ लिया, आप हार गए। मायावती जी को आप बुआ कहते हैं, लेकिन मायावती जी कहती हैं कि
आप बीजेपी की बी टीम है, आप जासूस हैं, क्या क्या आरोप लगाती हैं, और अब फिर लग रहा है 2024 से पहले कि आप अखिलेश के साथ जाने के मूड में हैं। तो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? जब मैं आपको सुन रहा था अतुल जी, तो आप कह रहे चुनावी चालें चली जाने लगी। बेसिकली मैं जहां से आता हूं उस मिट्टी की एक बात है कि उस मिट्टी में छल कपट नहीं। पश्चिम के लोग बोलते थोड़ा सा सख्त हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। रही बात इसकी, मेरी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा, मेरा हमेशा से प्रयास रहा। 2017 से 22 तक की जो यूपी की सरकार थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने नहीं किया, और बड़े पैमाने पे जो शोषित वर्ग है उनको बड़ा नुकसान हुआ। जिसने भी आवाज़ उठाई, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, डॉक्टर्स हों, नौजवान बेरोजगार हों, या जिनकी भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती, जो इस तरह के जो भी लोग थे यूपी में जिन्होंने आवाज़ उठाई, उनको सरकार ने सुनने के बजाय उनको पीटने का काम किया। तो मेरा ये प्रयास था 2022 में कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो सेंटर में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, सरकारी मशीनरी का भी वो मिसयूज करेगी, और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मंत्री और पद और बहुत सारी चीज़ें दी है, जिससे कि उन्होंने बहुत सारी जातियों को अपने साथ कनेक्ट किया है, अपना संगठन बनाया है। तो किस तरह से उनको रोका जाए, तब मेरा प्रयास था कि मिलके हम लोग उनको रोक दें। उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। उस टाइम जो मैं समझाना चाहता था अखिलेश जी को, वो समझाने में मैं कामयाब नहीं हो पाया। अंत परिणाम ये हुआ कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा आ गई। रही बात बहन जी की, तो बहन जी को मैं हमेशा से रेस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उसी दल में काम करके जो मैं आगे बढ़ के आया हूँ, मेरे पिता, मेरे दादा, तमाम लोगों ने उस दल को जो है सींचने का काम किया है। हज़ारों लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए मुझे इस झंडे से बड़ा प्रेम है, नीले झंडे से। इसलिए मैं हमेशा व्यक्तिगत सामाजिक रूप से भी उनका सम्मान करता हूँ। वो एक लंबा काम करके आई हैं यहाँ तक। वो मुझे कुछ भी कहती हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, उनके सामने कुछ इनसिक्योरिटी मैटर भी हो सकता है लाइफ की आगे की पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरे लिए ना पहले कभी ऐसा था ना आज कभी ऐसा। लेकिन जैसे आपने कह भी दिया कि कांशीराम जी को आप अपना गुरु कहते हैं, आप खुद को उनका चेला कहते हैं। मायावती जी को आपने कई मौक़ों पर बुआ कहा है, और अब आप कह भी रहे हैं कि आपके पिताजी और आपने उस पार्टी के लिए काम किया है। बावजूद इसके मायावती जी को आपसे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों है, जबकि आप दोनों अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आप दोनों दलितों का हितैषी खुद को कहते हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भला होगा कैसे दलितों का, अगर जो दलितों के दो बड़े नेता हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपका रिश्ता कहलाता क्या है? नहीं, लड़ नहीं रहे, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कई बार लोग लड़ाने का काम करते हैं और मैं लड़ना ही नहीं चाहता। जैसे आपने कहा कि हम दोनों जो है अनुसूचित जाति का भला चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं ओबीसी समाज का भी भला चाहते हैं। हम लोग तो आदिवासी माइनॉरिटी समाज का भला चाहते हैं, प्रदेश की देश की सभी महिलाओं का भला चाहते हैं, मजदूरों का भला चाहते हैं हम लोग तो। लेकिन जैसा आपने कहा, ऐसे तो स्वर्ण जाति के लोगों की खुद की अपनी इतनी पार्टियाँ हैं, तो वो भी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो लड़ कहाँ रहे हैं। मैं भी अपनी पार्टी को, उनके एजेंडे को, इन लोगों की सशक्तिकरण के इशू को, इनके संरक्षण के इशू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं बिना राजनीतिक संगठन के नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने एक लंबा सा जीवन जिया, मैंने 16 महीने जेल काटी पहली बार में निर्दोष होते हुए, और मैंने महसूस किया जब मैं जेल काट रहा था कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा था। आज अगर मैं इन वर्गों के हितों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे अपने प्लेटफार्म की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लेटफार्म तो बाकी प्लेटफार्म तो अभी तक थे। वो मुझे बुरा भला क्यों कहती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस चीज़ का वो मेरे ऊपर आरोप लगाती हैं, आप ये खुद बताइए। वो मुझे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम के 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई है। अक्सर अब वो मुझे अखिलेश जी के नाम पे कोसते रहते हैं कि अखिलेश जी ये विरोधी है, वो विरोधी। ठीक है, मैं उनकी बात को मानता हूँ, लेकिन अखिलेश जी के साथ 2019 में मिलकर चुनाव आपने लड़ा है। मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ भाई, मैंने तो आपसे सीखी है राजनीति कैसे की जाती है। मैं कोई, मेरे पिताजी तो राजनीतिक नहीं थे, मैं तो टीचर थे। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी बामसेब के मेंबर थे, वो सरकारी कर्मचारी थे, मैंने और काशीराम साहब के फॉलोवर थे। उनको समझते थे, उनके साथ काम करते थे। वही गुण मेरे अंदर है, मैं अपने पिताजी को के जो सिद्धांत उनको फॉलो कर रहा हूँ। और अगर मैं इन वर्गों का भला चाहता हूँ, इसमें बुरा क्या है? इसलिए आप मायावती जी के खिलाफ वैसे नहीं बोलेंगे। आपने एक लाइन लेकिन कह दी कि शायद उनको इनसिक्योरिटी हो रही है अब आपसे, क्योंकि आप शायद उनके वोट शेयर में सेंध लगा सकते हैं। लेकिन अखिलेश जी के साथ आपका रिश्ता अब क्या है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अखिलेश जी के साथ
इस बार गठबंधन करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। खतौली में भी हमने देखा कि आप लोग एक मंच पर नजर आए और आप तीनों ने मिलके मदन भैया, शायद जो जहाँ तक मुझे नाम याद है, जी। उनको जितवा भी दिया। तो अब क्या आप अखिलेश के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं 2024 में? देखिए, थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चुनाव के बाद भी हमने नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव मिलकर लड़ा और हम लोग वहाँ भी गए मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पे, मैं, जैन जी, अखिलेश जी, तो तमाम ये भी हम लोग उस अलायंस का हिस्सा हैं। और मेरा ये मानना है कि अलायंस से हम लोग बीजेपी को हरा सकते हैं। जो आज की बीजेपी की पॉलिटिक्स है, जिस तरह से बीजेपी, पहली बात तो विपक्ष को ये भी समझना पड़ेगा, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ कि बीजेपी से हमें पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। किस तरह से उसने पॉलिटिकल पावर में आने के लिए बहुत सारे लोगों को साथ में लिया और जब उन्होंने वो पॉलिटिकल पावर बने, जब उन्होंने राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में, तब उन्होंने अपने विचारधारा पे काम किया। तो ये अलायंस के लोग पिछली बार नहीं समझ पाए थे, इस बार फिर उनकी समझ में आया और भविष्य में मुझे लगता है कि अब तो बहुत सारे लोग समझ में आ गया। तभी आप देख रहे हैं बड़े पैमाने बड़े बड़े अलायंस बन रहे हैं। उनको महसूस होता है कि भाई अब बीजेपी को रोकने के लिए अलायंस की जरूरत है। ये बात मैं 2018 से कहता आ रहा हूँ कि अकेला कोई बीजेपी को रोक नहीं सकता। और जो लोग चाहते हैं भारतीय संविधान सुरक्षित हो, जो लोग चाहते हैं कमजोर वर्ग के हक अधिकार सुरक्षित रहें, और जिस तरह से आज बीजेपी के लोग खुल के बोलने लगे, पहले तो धार्मिक कुछ इस तरह के धार्मिक कथा करने वाले लोग बोलते थे, लेकिन अब तो बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार है वो ओपनली इस बात को कहने लगे कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। तो ऐसे में जो मानते हैं कि संविधान ने लोगों की ज़िंदगी बदली है और संविधान अंतिम व्यक्ति को भी अवसर दे रहा है, उन सब लोगों को तो इकट्ठे हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो आपने एक बात तो साफ कर दी कि अखिलेश के साथ आप जा रहे हैं और उसके अलायंस का हिस्सा है। अलग नहीं हुआ, मैं अलग कह रहा नहीं हूं। हुए। तो अब आपकी पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी, जी। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आप 110 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। लेकिन उसके बाद पंचायत चुनाव में आपने बेहतर प्रदर्शन किया, निकाय चुनाव में फिर आपका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा वोट शेयर के मामले में। तो आपको क्या लगता है, मेरे यहाँ पे दो सवाल हैं कि एक तो जिस गठबंधन में आप हैं उसमें आप अपनी पार्टी के लिए कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो अब हमें पता है वो ये कि 2022 में इस सीटों के गणित के चक्कर में ही आपका गठबंधन नहीं हो पाया था। और दूसरा सवाल ये है कि 2024 बहुत महत्वपूर्ण है विपक्षी पार्टियों के लिए, अब तो इंडिया गठबंधन बन रहा है, तो क्या आप सहारनपुर से या किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो, दो बातें बहुत स्पष्ट मैं आपको कर दूं। पिछले जो बीत गया उस पर क्या बात करनी, वर्तमान में जो भी होगा या भविष्य में जो कुछ भी होगा, जिस पर चर्चा चल रही है, जो कुछ होगा, पहले तो भविष्य गर्भ में कोई किसी को ये तो नहीं बता सकता, कोई जो आज जो मुंह पे कह रहा है वो सत्य है नहीं। मैं तो उनमें से हूँ जो आज कह रहा हूँ उसी पे हमेशा टिका रहूँगा। तो हमारा जो इशूज है, जो हम देख रहे हैं, जो बीजेपी ने बहुत नुकसान पहुँचा दिया है, हर अलायंस के साथ कुछ हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। सीट शेयर पे बात 2024 से पहले 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, जिस पे मैंने प्रयास किया था। मैंने अखिलेश जी से कहा था कि हम मध्य प्रदेश मिलकर लड़ते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव है, मिजोरम में। मैंने वो बात उनसे कही थी काफ़ी दिन पहले, उसके बाद मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो मेरा ये प्रयास है कि 2023 में हम बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएं राजस्थान में, जैसा कि हमने बड़े बड़े रैलियाँ करके और बहुत अच्छे संगठन मीटिंग करके भी वहाँ हमने काम किया, और मध्य प्रदेश में भी हमने बड़े पैमाने पर काम किया है। मुझे आशा उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, चाहे वो अकेले लड़े या किसी साथ अलायंस करके लड़े। रही बात यूपी की, मेरा ये मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए या जीतने के लिए, जीते छोड़िए बीजेपी को, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीतने के लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत है। तो बूथ तक का संगठन जिनके पास होगा, और जो बहुत सारे लोगों के सामाजिक मुद्दे या उनके आर्थिक से जुड़े मुद्दे या उनके जीवन को जो प्रभावित करने वाले मुद्दे, उन पे जो लोगों को सहमत कर लेंगे, जनता जिसके साथ होगी वही जीतेगा। तो हमारे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा आता है, सरकार उन्हें अन्य मदों में खर्च कर रही है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। जैसे यूपी के बारे में मैं आपसे कहूँ, पिछले 10 साल में एक भी शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो है वो एडीजे नहीं बना, क्योंकि सरकार ने ऐसी तैयारी कर रखी है, कोई नेता नहीं बोलता है। आज भी जो है बेरोजगारी चरम पे है, लोगों को पता ही नहीं, जानकारी नहीं। जैसा आपने ये भी कहा कि मैं कहाँ से लोकसभा लड़ रहा हूँ, मैं जहाँ से लोकसभा लड़ूंगा वो तो मुझे वो पार्टी का फैसला होगा, मैं उसको करूँगा, लेकिन मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ ये सत्य है। आप खुद ही पार्टी हैं, तो आप ये बता दीजिए अभी कि आपको किस सीट पे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके जहन में एक सवाल तो होगा कि 2022 में जब आप चुनाव लड़े, आपने पहले बोला कि आप 2019 में आप काशी जाने
वाले थे, आपने ऐलान कर दिया, सब बातें हुई, लेकिन फिर आपने कई वजह भी बताई। आपने कहा कि मायावती ने आप पर आरोप लगाया, इसकी वजह से आपने पीछे खींच लिया कदम, लेकिन वो पुरानी बात है। 2022 इसलिए कह रहा हूं कि आप गए और आपने अपनी हैसियत का, एक राजनीतिक हैसियत का पता करने की कोशिश की, जो कि बहुत उसका रिजल्ट खराब था। अब लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़े लेवल पर है और आपकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी, तो वो कौन सी सीट होगी जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा नेता है जो जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं है? और चुनाव में जब लड़ेंगे तो हार जीत होगी। और मैं कोई चुनाव में, मेरा 20-50 साल पुराना बैकग्राउंड नहीं है। मैंने तो मुख्यमंत्री हारते देखे देश में, प्राइम मिनिस्टर हारते देखे। जब हम इसके देश को स्टडी करेंगे राजनीति को, तो हमें एहसास हो जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 2019 में मैं लोकसभा लड़ना चाहता था मोदी जी के खिलाफ। वो फैसला हमारा फैसला था, हमारी पार्टी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से उस दिन भी बहन जी ने ट्वीट करके स्पेशली कहा कि ये मोदी जी कहीं से वहाँ लड़ने जा रहे हैं, मोदी जी को फायदा होगा, तो मैं बैक हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं लड़ता भाई, आप लोग लड़के जीत लो। लेकिन आपने क्या किया, जो आपने प्रत्याशी लड़ाया था वो बीजेपी में चला गया। चलो उससे भी छोड़ दो। 2022 में हम पे पार्टी थी, पार्टी से मैंने एप्लीकेशन की कि मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ना। वो मेरी जगह भी नहीं थी। अगर मैं यही चुनाव मैंने वेस्ट यूपी में लड़ा तो परिणाम शायद कुछ और होते। फिर भी वहाँ शेड्यूल कास्ट का वोट भी कम है। अगर आप रिसर्च कराओगे आपको पता लग जाएगा। और लोग जिस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ है, मैंने तो लोगों को देखा कि लोग सामने बोलते नहीं। हालांकि मैं आपकी हार को लेकर एक गुंडागर्दी है वहाँ, एक तरह की वहाँ तानाशाही है। कोई बोलता है तो हो सकता है वो सुबह का सूरज ना देखे, इस तरह का वहाँ का माहौल है। और ये आज से नहीं है, ये 20 साल से चला आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं वहाँ जाकर चुनाव लड़ा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, चुनाव हार जीत के नहीं होते। मैंने बहुत सारे इशूज वहाँ उठाए और आज भी मैं एक इशूज कह रहा हूँ आपके सामने। आज भी गोरखपुर डूब जाता है जब बरसात होती है। आज भी वहाँ के एम्स में जो है वो सुविधाएं नहीं है। वहाँ के एम्स के जो पेशेंट होते हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। आज भी उस क्षेत्र में जो है उस तरह से नशा और तमाम तरह की चीज़ें फल फूल रही हैं। तो मुख्यमंत्री जिन पर काम करें। चुनाव का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बनो। जो जनरल इशूज हैं, वहाँ की समस्या उनको भी उठाना पड़ता है। जैसे मैं अभी आपके सामने कह रहा हूँ कि बिजनौर में एक बहुत बड़ी समस्या बड़े पैमाने पर फैल रही है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। पिछले 1 महीने में 15 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। गुलदार ने, तेंदुए ने 15 लोगों की हत्या कर दी है। और उनकी हत्याएं, उनका जीवन वैल्यू रखता है। हम टैक्स पे करते हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी भी और अंतिम व्यक्ति की भी। लेकिन आज वहाँ किसान मजदूर अपने खेत में नहीं जा पा रहा है। बहुत सारे लोग उस रोजगार से जुड़े हुए हैं। लोग, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोग घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इसलिए मैं, वहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है। मैं गया था अभी बिजनौर नगीना, वहाँ के लोग हरिद्वार में फैक्ट्रियों में, भगवानपुर में फैक्ट्रियों में, और यूपी में बहुत सारी जगह पे वहाँ से पलायन कर करके देहरादून में जाकर रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने रोजगार की बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं की है। तो जनरली जहाँ भी हम जाएंगे, चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन वहाँ की समस्याओं को अवगत कराना और सरकार को मजबूर करना उनको समस्या मान के काम करे, ये नेता की जिम्मेदारी होती है। नहीं, ये तो आपने ठीक कहा कि हार जीत चुनाव में होती रहती है। कांशीराम जी ने भी कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। और आप तो कांशीराम जी के चेले हैं, तो पहला आप हार लिए हैं, तो क्या अब ये हराने के लिए चुनाव है या जीतने के लिए? नहीं, अभी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम पहला चुनाव लड़े बिहार में। अच्छा, वहाँ भी बिहार मेरी फील्ड नहीं जी, लेकिन हमारे वहाँ संगठन है भीम आर्मी के लोगों ने मेहनत की, 9-9, 9.5, 10-10 हज़ार वोट हमें वहाँ मिले। फिर हम यूपी में हमने, अच्छा, चुनाव सीखने के लिए भी है। जहाँ धनतंत्र की राजनीति हो, एक प्रत्याशी कई करोड़ रुपए खर्च कर रहा हो, चुनाव आयोग के सामने कर रहा हो, सरकारी एजेंसियों के सामने कर रहा हो, तो वहाँ जहाँ पैसे से वोट खरीदी जाती हो, जहाँ पैसे से जो है ना प्रचार का इतना बड़ा प्रचार किया जाता है कि लोगों के मन में वो जगह गड़ जाए, ऐसे जगह पे गरीब लोगों का चुनाव लड़ना भी बहुत बड़ी बात है। कहा तो लोकतंत्र में जाता है कि लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति को अवसर है, लेकिन आप ये महसूस करो, क्या गरीब लोगों की अकाउंट में 20-20 लाख रुपए हैं कि वो चुनाव लड़ पाए? चुनाव आयोग भी कह रहा है ना 30-35 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। इसलिए मैं मानता हूँ, जब पहली बार साहब काशीराम ने चुनाव लड़ा 450 वोट मिली। हमने जब पहली बार चुनाव लड़ाया, मैं आपको एक घटना और बता देता हूँ। जब आरपीआई, देखिए मुझसे भी लोग सवाल करते हैं, मैं अक्सर जब उन्हें समझाता हूँ तो 90% लोग समझ जाते हैं, 10% जो लोग भक्ति में होते हैं वो नहीं समझते, वो किसी नहीं समझते हैं। जब मान्यवर काशीराम साहब, अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया होता तो मैंने मान्यवर काशीराम साहब को फॉलो किया है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको पूरे को फॉर्मेट किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में जो मान्यवर काशीराम साहब करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उन्होंने गेट बंद कर लिए, तो मान्यवर काशीराम साहब दिल्ली लौट आए और अपने पैसे से मान्यवर काशीराम साहब ने 25 लोगों को दिल्ली में चुनाव लड़ाया, 25 के 25 की जमानत जब्त हुई। तो इसका मतलब काशीराम साहब हार गए।
वही काशीराम साहब एक समय आने पे उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई, अन्य बहुत सारे स्टेटों में उनके एमएलए और एमपी जीते, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, फिर तो एक समय आया जब कांशीराम जी राजनीति, देश की राजनीति को प्रभावित करने लगे, इवन वो मायावती जी। मगर वो स्टार्टिंग का समय है। अब अगर उस स्टार्टिंग के समय से चाहे वो बहन जी का हो या काशीराम जी का, आप आज के चंद्रशेखर का आकलन करोगे तो ये अच्छा नहीं, मैं चंद्रशेखर मैं जी तो का आज नया की हूं। तारीख में आकलन नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन सवालों अब के हम चुनाव जवाबों से- जीतने के लिए लड़ेंगे। चलिए, तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे और आप चुनाव लड़ेंगे खुद भी लोकसभा का, ये दो मेरी चीजें। इच्छा है लड़ने की, बाकी पार्टी का आदेश है। और मैं आपसे फिर ये कह दूं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसे हमारे अभी मुझे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव पे जाना है, लेकिन वहाँ के फैसले वहाँ का पार्टी संगठन करेगा। वो किसको लड़ाना चाहता है, कितनी सीटों पर लड़ना चाहता है, क्या क्या उनकी वो है। जिस तरह वो यात्रा प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो है प्लान कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश शुरू हो रही है, तो वो पार्टी का फैसला है। हमारे यहाँ कोर कमेटी उसके डिसीजन को हम लोग फॉलो करते हैं। आज मैं आपके पास आया तो उनको बता के यार परमिशन लेके आया कि मैं वहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। चलिए, आपने एक संगठन में और पार्टी में एक जरूरी है। सिस्टम, मैं बनाया। सारी उम्र नहीं रहूंगा, मैं सारी उम्र नहीं रहूंगा, मेरे बाद भी मुझसे अच्छे लोग आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा इस पे ये कोई गिरोह हो जाएगा कि मेरे हिसाब से सब कुछ लेकिन होगा। ये क्या आज आप दावा कर सकते हैं या ये कह सकते हैं चुनाव आज तक के दर्शकों को कि आपकी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, ये अपने आप में अलग पार्टी ही रहेगी, इसका अस्तित्व अलग रहेगा, या आने वाले समय में कुछ ऐसी समीकरण बनते हैं जब अखिलेश जी आपसे कहते हैं कि यार इसका विलय कर दो, मैं आपको इतनी सीटें दे देता हूं, क्योंकि बहुत छोटी पार्टी है, अभी आपकी पार्टी ग्रो हो रही है और ये कई बार पार्टी चलाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, एक बड़ा संगठन चाहिए, तो हो सकता है आपके पास ऐसे प्रलोभन आए, तो आपका इस पर टेक क्या है? मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, अगर मुझे या मेरा इंटरेस्ट एमपी एमएलए बनने का ही होता तो मुझे 2022 के चुनाव से पहले, जब हमारी पार्टी भी नहीं थी, 2019 में मुझे सभी पार्टियों से ऊपर थे कि वो आगे मैं आगे चुनाव लड़ूं। लेकिन मैं जानता हूँ जिन इश्यूज को मैं उठाना चाहता हूँ, जिन इश्यूज को मैं समझता हूँ कि वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी दूसरी पार्टी के बैनर पे मुझे वहाँ परमिशन नहीं मिलेगी उस बात को बोलने की। जब मैं अपने बैनर पे जाऊँगा तभी मैं उस बात को जिम्मेदारी से रख सकता हूँ, वरना मेरे ऊपर एक बाउंडेशन होगी, एक बैरियर होगा कि आपको इतनी बात कहनी, इस विषय पे बात नहीं कहनी। आज आप ये बताओ, क्या कास्टलेस सोसाइटी जो है, जातिहीन समाज देश की जरूरत नहीं है क्या? आज जिस तरह से नफरत फैल रही है, क्या किसी पार्टी के एजेंडे में है कि वो जातिहीन समाज बनाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए काम करेंगे? किसी पार्टी के एजेंडे में है? हमारी पार्टी के एजेंडे में है। तो हमने अपनी पार्टी का एजेंडा उस तरह से बनाया है जिससे इन वर्गों को का सही में ये अपने पैरों पर खड़े हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, शेड्यूल कास्ट के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण हो, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, और जो नफरत फैल रही है उस नफरत पे भी पाबंदियां लगे। अब सवाल आपने बीच में हालांकि योगी जी का जिक्र कर दिया था, लेकिन मेरा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ से आपका क्या बैर है? क्या दुश्मनी है? कुछ भी गड़बड़ होती है आप योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लेते हैं। अब जबकि योगी जी के समर्थक कहते हैं दंगे नहीं हो रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आपकी क्या बैर क्या है आपका? अच्छा, अगर राजस्थान में कोई घटना होगी तो मैं योगी जी को क्यों कहूँगा? उत्तर प्रदेश में कोई अपराध होगा, उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं होगा, तो मैं किसे कहूँगा? नहीं, लेकिन एक सवाल है कि एक तो आपने भी शायद एक इंटरव्यू में कहा था कि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश नहीं है, देश है, क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है। लेकिन क्या दलितों के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार राजस्थान में नहीं हो रहे, दूसरे राज्यों में नहीं हो रहे? एक सिस्टम है जहां पर एक मुखिया उसको काबू करते हुए की कोशिश करते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सवाल है। मतलब जीरो क्राइम रेट तो मेरे ख्याल से अब किसी भी राज्य में नहीं है, एक आध जो छोटे स्टेट हैं उनके अलावा। ये दो तरह की बात है। जैसे अभी मैं राजस्थान रैली करके आया, मैंने वहाँ राजस्थान के लोगों को याद दिलाया कि किस तरह के अन्याय राजस्थान में हुए। जैसे आज मध्य प्रदेश में कुछ हुआ, आपने अगर एक बड़ी घटना बहुत उस पर लगातार मीडिया चर्चा कर रही है, जहाँ एक बच्ची के साथ को 3 साल पहले छेड़खानी हुई, उस परिवार पर राजीनामे का दबाव बनाया गया। दबाव ना करने पे उस परिवार को जो है उनके बेटे को मार दिया गया, उनकी माँ को निवस्त करके घुमाया गया, उनका घर तोड़ दिया गया। मैं उन पे भी सवाल खड़ा करता हूँ। महाराष्ट्र में एक घटना हुई है, 4 बच्चों को पीटा गया बांध के, उनको पेशाब पिलाया गया, उनके जो जूते पे थूक के जो जूता चाटने के लिए मजबूर किया, उनको पीटा गया। मैं वहाँ भी सवाल खड़ा करता हूँ। मैं दोनों जगह मैंने उन परिवारों से बात की। जब राजस्थान में अन्याय होता है वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट में उन पर भी सवाल खड़ा करता हूँ। जब तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में होता है, मैं उन पर जिस पे भी जहाँ भी अन्याय होता है मैं सवाल खड़ा करता हूँ। मेरा काम है
सवाल खड़े करके कोई भी सरकार को जगाना। जगह कि जब उत्तर प्रदेश आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद कहा कि एक देश जैसा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ की कमी है? क्या पुलिस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हिसाब से नहीं है? नहीं है तो भर्ती कर लो। लेकिन आप अगर चेयर पे बैठे हो तो आप ये कह के नहीं बच सकते, बराबर से नहीं निकल सकते कि भाई मैं क्या करूं, मेरे ये बहुत बड़ा प्रदेश है। बड़ा प्रदेश है तो आप कुर्सी छोड़ दो। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता एक्शन होता है कई बार? आपको नहीं लगता हाथरस के परिवार को अभी तक जो वादा किया था मुख्यमंत्री ने घर देने का, नौकरी देने का, नहीं दिया है? लेकिन दोषी को तो सजा हो गई और वो कोर्ट के जरिए हुए लगभग 1.5-2 साल में ही आप हंसेंगे मेरी बात पे। अच्छा, बताइए। क्या आपने, अगर परिवार ये मांग कर रहा था कि हम लोग हाई जुडिशरी चलते हैं, क्या आपने उनकी बात को लेकर हाई जुडिशरी गए? आप स्टेट है ना, आपको उस विक्टिम को प्रोटेक्ट करना था ना, लेकिन आप ही की सरकार में वहां पंचायतें हो रही थी ना विक्टिम के खिलाफ। ये इसका जवाब है मुख्यमंत्री पे? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी मुख्यमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, उनको जनता ने अवसर दिया है, और जनता ने अवसर दिया तो वो धरातल पे। अब जो मैंने आपसे समस्या उठाई बिजनौर के लिए, इसके लिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा हूं। वो आपका सवाल जायज है। 15 लोगों की जान चली गई है, क्या अभी तक मुख्यमंत्री जी पर रिपोर्ट नहीं गई, या वो देखना नहीं चाहते? वो किसानों की मदद करने की बात कर रहे थे। नहीं तो आप ये तो क्या बिजली के दाम उन्होंने वादा किया था ना? आप मुझे एक बात बताइए, मैं चलो यूपी गवर्नमेंट पर 2022 पे आया था, आपने कहा किसानों को फ्री बिजली देंगे, दे दिया आपने बिजली को। आपकी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आपने एक्सेप्ट किया। एक सेकंड सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। और आपने स्वीकार किया कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार हुआ तो आपको 420 में अपने शिक्षा मंत्री मुकदमा दर्ज करना चाहिए था ना, आपने वो तो किया नहीं। लेकिन वो 6900 बच्चे जो ना सड़कों पे घूम रहे हैं, आपके दफ्तर जाते हैं, लाठी मारती है पुलिस, इसके जिम्मेदार कौन है? अगर आपके यहाँ दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ क्या? ये तो आप ही जानते हैं। कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा है क्या? इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ, योगी आदित्यनाथ जो जिम्मेदार है, उनको जवाब देना चाहिए। छुट्टा पशुओं पे क्या जो जनता को समस्या आ रही है उस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। महिलाओं के साथ अगर सुरक्षा हो रही है, कौन से जिले में रेप की हत्या घटना नहीं आ रही है? नहीं, आप जो कह रहे हैं सारे आरोप आपकी आरोपों की लंबी फेहरिस्त। मैं तो जो मीडिया दिखाती है वही बता रहा हूँ। नहीं, आरोपों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन अगर आरोपों में जमीनी धरातल पर इतनी ही सच्चाई है तो 2 सवाल हैं। एक तो ये कि योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी हो गई राज्य में, प्रधानमंत्री मोदी की दोबारा वापसी हो गई केंद्र में, और 2014 के बाद ये ट्रेंड दिखा कि अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट है वो बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो अगर इतने आरोप सच हैं, या दलितों के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, तो बीजेपी को वोट क्यों मिल रहे हैं? देखिए, पहली बात, बीजेपी को जो वोट मिला है वो विपक्ष को जो वोट मिला है उससे कम है। इस बात को भी आप अगर ये मोटे तौर पर हमेशा ही होता है। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, जितना विपक्ष को वोट मिला है उसके मुकाबले आप देखेंगे नहीं कि जितनी जनता इनके साथ है उससे ज्यादा जनता इनके खिलाफ है। लेकिन मैं आपको भारत के लोकतंत्र के बारे में एक बात बताता हूं, जैसा अभी आपने 2-3 सवाल इश्यू उठाए हैं। सेंटर में जो सरकार बनती है उसको उस समय जो सेंटर का पार्लियामेंट का चुनाव होता है 56, 58, 60% पोलिंग होता है, और जो सरकार बनती है उसको 35-36% एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, बीजेपी की बात कर रहा हूं, अगर आपको याद हो, इतनी परसेंट वोट मिले और सरकार बनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लेकिन आप इस बात में ये बात भूल जाते हैं कि 40% लोग वोट नहीं करते। जितनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने के जितने वोट परसेंटेज इनको मिल रहा है उससे ज्यादा लोग भारत में वोट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वोट की वैल्यू नहीं समझते हैं। जितनी 40% लोग वोट करेंगे तभी तो लोकतंत्र माना जाएगा देश को। रही बात दूसरी, जिस तरह से गरीबी है देश में, बेरोजगारी, चुनाव जीतने के जिस तरह से आप पैसों का प्रयोग करते हैं, धन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपके सामने है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको वोटों को खरीदना पड़ता है। आप चुनावी लाभ देते हैं लोगों को, चुनाव से पहले आपने राशन नहीं बांटा, गरीब लोगों पे खाने के लिए राशन नहीं था, आपने बांटा राशन। अगर आप इतने अच्छे, आपको राशन क्यों बांटना पड़ रहा है? आप तमाम तरह की ऐसी योजना चुनाव के समय क्यों लाते हैं जब आपको पता है कि आपको वोट इन्फ्लुएंस करने हैं? लोग इतने जागरूक नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब ने जागरूक कर दिए थे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आई बहुत दिनों तक। आप अगर चेक करेंगे उत्तर प्रदेश में, और मैं फिर कह रहा हूं, फिर लोग जागरूक होंगे। आज जो तांडव बीजेपी कर रही है, आज जो जुल्म जाती बीजेपी कर रही है, और अगर ऐसा ही है, अगर बीजेपी इतनी अच्छी काम करे तो राम मंदिर का सहारा क्यों लेना पड़ा बीजेपी को? अब ये तो एक अलग तरह का सवाल होगा, क्योंकि राम जन्मभूमि मामले में कोर्ट से आदेश आया, मंदिर बना, फिर आप ये भी कह सकते हैं बना नहीं अभी चुनाव में बनेगा। अभी चुनाव आ रहा है 2024 के चुनाव से पहले बनेगा। उसकी प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई जनवरी में, और वो उससे वोट कलेक्ट करने हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे कि 370 क्यों हटाया? ये तो बीजेपी के घोषणा पत्र में बरसों से हैं ये मुद्दे जो हैं। लेकिन चलिए, ये बीजेपी, मैं ये कह रहा हूं, धर्म के आधार पर राजनीति करना ये सही नहीं है। तो ये तो खैर अब 2024 निकट आ ही रहा है, और इस बार मोदी गवर्नमेंट का भी इम्तिहान होना है और विपक्ष का भी, क्योंकि विपक्ष ने वो
रणनीति बना ली है अब, जिसको हम इंडिया गठबंधन के नाम से जान रहे हैं। मैं इंडिया गठबंधन पर आपकी राय जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इतने अलग अलग धड़े आपस में मिल रहे हैं और सबके मन में खौफ है कि हम एक ना हुए तो मोदी आ जाएगा। ये बेसिकली इस रणनीति के तहत आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी को हराना था, सब आ गए, सरकार बना ली, लेकिन 2.5 साल भी सरकार नहीं चली। लेकिन आपने ये महसूस किया कि लोग उस समय इंदिरा गांधी जी क्यों हराना चाहते थे? और आज आपको पता है ये विपक्ष का इम्तिहान नहीं है। मैं आपको टोकूंगा, लोगों का सवाल तो अभी आएगा 2024 में कि जब वोट पड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अभी पार्टियों का सवाल है। हाँ, जब सरकार तानाशाह हो जाए, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो उद्देश्य उनको कुचलने लग जाए, जब वो लोगों के हितों को कुचलने लग जाए, और आज विपक्ष में जो लोग पार्टियां उनके सबके समझ में आया है कि जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ईडी से जुड़े हुए लोगों को हटा दिया गया और फिर उनको 45 दिन की मोहलत मांग के वो कर लिया गया, तो मैं ये समझता हूँ जब से सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का, एनआईए का दुरुपयोग कर रहे हैं, और फिर जो चुनी हुई सरकार हैं जब उनको आप रोकने का काम कर रहे हैं, उनके विधायक खरीद तोड़ के जो है आप सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, रात को 4 बजे राज्यपाल उठ के जो है नई सरकार बना देते हैं, तो सबके मन में भय है कि जब ये सरकार लोकतंत्र को, संविधान को मान ही नहीं रही है और वो संविधान को बदलने की बात कर रही है, तो लोगों के मन में भय पैदा होता है। और आप बात कर रहे हैं, ये जनता का इम्तिहान आएगा। जनता को ये तय करना है कि वो संविधान विरोधियों के साथ खड़ी होंगी या संविधान के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि अब तक अब भारत डेमोक्रेटिक है, लोगों के पास वोटिंग राइट है, जितनी खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर प्राइम मिनिस्टर किसी के पैर नहीं धुलेंगे, फिर मुख्यमंत्री किसी दलित के घर जाके खाना नहीं खाएंगे, ना उनके नेता। ये हम सहभोज कर रहे हैं। आज भी गैर बराबरी है ना, यही तो दिखाने के लिए जाते हैं सरकार के लोग। नहीं, लेकिन ये क्या वो डर नहीं है कि हम अकेले अब हरा नहीं सकते? ये सबको समझ में आ रहा है, कि कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है, जो कि सबसे पुराना दल है और सबसे बड़ा संगठन है उसको भी लगता है कि हम बीजेपी को हरा नहीं सकते। देर से समझ में आया। हाँ, यूपी में मायावती जी और अखिलेश दोनों साथ आ गए, जिससे परफेक्ट कॉम्बो नहीं हो सकता था बीजेपी को हराने के लिए, बावजूद इसके वो हरा नहीं पाए बीजेपी को। तो अब सबकी अपनी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टियां बहुत सारी, कि उनको लग रहा है कि अगर हम नहीं लड़े तो हम खत्म हो जाएंगे। जैसे हम मायावती जी का उदाहरण लें, वो एक अलग एनालिसिस का विषय भी है। मायावती जी का संगठन सिकुड़ रहा है, उनकी वोट शेयर सिकुड़ रहा है, उनके पास सीटें, अब वो तो 2019 में तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, इसलिए उनके पास सीटें आ गई, वरना तो उससे पहले में तो लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिक दल, इसलिए बहन जी के लिए सच आप कहोगे तो आप कह सकते हो, मैं कहूँगा तो लोग मुझे जो है ना कहने लग जाएंगे मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। सच ये है कि आज लोगों के अंदर भय पैदा हो गया है। भय मोदी जी का नहीं है, वो भी इंसान ही है, जनता ने ताकत देकर उनको बनाया है, और ये जनता उनको कुर्सी से उतार के फेंक देगी जब जनता की समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन वादों को लेकर आप सरकार में आए थे, महंगाई खत्म करेंगे, होगी क्या खत्म? बेरोजगारी खत्म करेंगे, होगी क्या खत्म? 2 करोड़ रोजगार देंगे, हो गया क्या? किसानों की आमदनी दोगुनी होगी क्या? देश में बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, होगी क्या? जब सवाल आता है बीजेपी दूसरे के पाले में गिर देती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आज नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, सवाल उठाने पर लाठियां खा रहा है, और बीजेपी मंत्री कहते हैं हमने ठेका नहीं ले रखा है। आपको लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई पर वोट पड़ते हैं और पड़ेंगे इस बार? बिल्कुल पड़ेंगे। जिस दिन इस देश का युवा जागरूक हो जाएगा, बेरोजगारी पर वोट पड़ेंगे। जिस दिन इस देश की जनता अंधभक्ति से निकल के अपने हितों की बात करेगी, जिस दिन किसान किसान बन के वोट करेगा, मजदूर बन के वोट करेगा, लेकिन ये तैयारी चल रही है जनता। मैं फिर कह रहा हूं, जब लोगों की जेब कट रही है ना, लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आपको ये लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर इस बार 2024 में वोट डाले जाएंगे? और मेरा ये मानना है इन्हीं पे वोट डाले भी जाने चाहिए। उन सरकार सवाल होना चाहिए जिन्होंने 5 साल सरकार में आके काम नहीं किया, और यही लोकतंत्र है कि जिन वादों को लेकर। अच्छा, भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, मैं आपसे 5 रुपए कोई सामान खरीदूं, और जो मैंने आपसे वादा किया है सामान को लेकर, अगर वो मैं पूरा ना कर पाऊँ तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट जा सकते हो। लेकिन आप अगर चुनाव से पहले कितने वादे कर लो, आप कह दो हर घर को मैं एक सरकारी नौकरी दूंगा, और चुनाव के बाद जब जनता आपको अवसर दे दे, आपकी बातों में आ जाए, आप ना दो, तो वो कुछ नहीं कर सकते। 5 साल बाद आपके खिलाफ वोट ही कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसको समझना पड़ेगा। जनता बहुत ठगी गई है, और मैं फिर कह रहा हूं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जनता ही खड़ी होगी, विपक्ष छोड़ दीजिए, जनता ही खड़ी होगी। आपका मतलब जनता ही जागरूक होगी, तभी जाके सरकार जाएगी।
तो आपका कहना यह है कि 2024 में महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट डालेंगे? नहीं होगा तो हम चर्चा कराएंगे ना, हमारा काम क्या है। नहीं, वो अच्छी बात है और इन सब मुद्दों पर बात होनी ही चाहिए। जातिगत जनगणना पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बात तो हर मुद्दे पर होनी चाहिए। डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए और एक आम राय बननी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक अब कुछ सवाल, 2-4 सवाल मेरे रह गए बस, कि एक आपको लगता है कि यूपी में अब एक दलित नेता की आवश्यकता है मायावती के बाद? क्योंकि मायावती जी अब आकाश आनंद को उन्होंने अपनी विरासत सौंपने के संकेत दे दिए हैं, वो भी वंशवादी परंपरा में चली गई हैं। उन पर आरोप तो लगते ही रहते हैं टिकट बेचने के, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरह से उनका वोट शेयर सिकुड़ा है, आपको लगता है कि दलितों को एक नए नेता की जरूरत है जो उनकी बात को ढंग से रख पाए? मैं ये नहीं समझना चाहता कि क्या दलितों को नेता की जरूरत है, क्या जो परेशान है उन्हें नेता की जरूरत है या नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, बहन जी की राजनीति, उनकी पार्टी की जिम्मेदारी उनकी है। वो सिकुड़ रही है, आगे बढ़ रही है, वो पीछे हट रही है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश को आज बीजेपी से मुक्ति की जरूरत है। उसके लिए उत्तर प्रदेश को उन लोगों की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई जिम्मेदार से लड़ सके। तो आपने संकेत दिया कि एक नए नेता की जरूरत है। अब एक थोड़ा अलग सवाल है कि आपको तमंचे का या मतलब रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला कि नहीं मिला? क्योंकि आपने बीच में जिक्र किया था कि आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। मैंने रिवॉल्वर स्पेशली रिवॉल्वर का नहीं, मैंने लाइसेंस अप्लाई किया। मैंने 2 चीज़ अप्लाई की हुई है। एक पासपोर्ट जो 3 साल से किया हुआ है, मेरे 4-5 इवेंट थे जो छूट गए, मैं नहीं जा पाया अपनी बात रखने के लिए, या वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हो, चाहे UNO का हो, चाहे मेरा टाइम्स मैगजीन वाला हो, मैं नहीं जा पाया क्योंकि भारत सरकार ने मुझे पासपोर्ट इशू नहीं किया। तो अभी भी आपके पास मेरे पासपोर्ट नहीं है? हाँ, कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर मतलब किया। पासपोर्ट अभी आपके पास नहीं है? नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनका पासपोर्ट बनना चाहिए, मगर पासपोर्ट ऑफिस ने लीगल जो है ओपिनियन के लिए दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, हमारे मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जितना मुझसे प्यार है वो नहीं चाहते मैं देश से बाहर जाऊँ, तो उन्होंने फिर जो है उसको रुकवा दिया है। तो मैं ये अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहूँगा कि भाई, आपके ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया था कि आप अमेरिका ना आओ, लेकिन मेरे ऊपर कोई बैन नहीं है। मैं भी जाना चाहता हूँ, वहाँ हमारे लोग रहते हैं, तो आप कृपया करके मेरा पासपोर्ट जो है दिलाने में मदद करें। और लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया। मुझे ऐसा लगता है जब मुझे कुछ दोबारा मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी, तभी शायद यूपी सरकार और केंद्र की सरकार जागेगी, तभी वो शायद जो है उसके बाद वो कुछ इस तरह कदम उठाएगी। जबकि मैं थ्रेड्स का आपको पता है, मेरे लोगों का प्यार आशीर्वाद नहीं होता महापुरुषों का, तो शायद मैं आज आपकी कुर्सी पर नहीं बैठा होता। तो उसके बावजूद भी जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने और सरकार के आदेश पे की है, वो पर्याप्त नहीं है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि अगर वो नहीं सुरक्षा मुझे देना चाहती, तो कम से कम मुझे मेरा लाइसेंस जो है दे दे कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं। चंद्रशेखर जी फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते? और ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं है कि फिल्म का शौक है। अब नए दौर में बहुत सारे फिल्मकार जो बहुजन आबादी है उनके विषयों को उठा रही है फिल्मों के माध्यम से। उदाहरण के लिए आर्टिकल 15 अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते? जिस चीज़ को, वैसे मैं पर्सनली, मेरे पास समय इतना नहीं होता है, लेकिन जिस चीज़ को कोई ऐसी मूवी होती है जिसमें जो बहुत डाउन टू अर्थ जुड़ी हुई होती है, उन्हीं चीज़ पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट जब मुझे टीम से मिल जाती है तो अक्सर मैं देख लेता हूँ। जैसे आर्टिकल 15 भी थी, जैसे जय भीम मूवी थी, जैसे काला मूवी थी, और वो सब चीज़ें आपके आसपास चल रही होने वाली चीज़ें होती हैं और उनको किस तरह से फाइट किया जाता है। वो पिक्चरें हैं, उनमें हीरो हमेशा जीतता है, लेकिन सच ये ही है यहाँ हीरो कई बार मरता भी है। तो उन सब चीज़ों को जब इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो उस पर मैं फिर इंटरेस्ट उस समय में, जैसे मैं फ्लाइट से सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन से, तो उसको रिकॉर्ड करके उस तरह से मैं देख लेता हूँ कि मेरा समय भी कट जाता है और वो काम भी हो जाता है। जो चीज़ मुझे जानकारी की वहाँ मिलनी होती है मिल लेता हूँ। जिस तरह से आज मेरा बड़ा वो चल रहा है कि जो वंचित वर्ग है वो बिजनेस की तरफ मूव करे, बिजनेस को स्वीकार करे, क्योंकि सरकार ने सरकारी नौकरियां बिल्कुल ख़त्म कर दी। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ है नहीं, तो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करे, उस पर भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। अब आपकी पहले चर्चा, अब तो खैर पॉलिटिक्स में हम सीट की बात कर रहे हैं, पहले आपका नाम अखबारों में आता था कि चंद्रशेखर आज़ाद बुलेट चलाते हुए देखे गए, बुलेट को लेकर आपका बहुत शौक है। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद बुलेट चला पाते हैं कि नहीं चला पाते? क्योंकि जिस तरह से आप पर हमला हुआ, जिस तरह से अब आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल है, तो वो शौक पूरे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? शौक की बात ऐसी है, आदमी के कुछ अपने ऐसे शौक होते हैं जो वो जीवन भर जब तक जीता है वो उसके साथ ही रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज मेरे कंधों बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, और मैंने जैसा आपसे कहा, आपने मुझसे कहा था आप खुद में पार्टी हैं,
तो मैं अपनी पार्टी के रूल से बंधा हुआ हूँ। जब से मेरे ऊपर पार्टी के सीनियर लोगों ने आदेश किए कि आपका जीवन व्यक्तिगत नहीं है, समाज का जीवन है, हम सब लोग आपके साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको कुछ होता हमें बड़ा लंबा समय लगेगा दूसरे किसी व्यक्ति को चंद्रशेखर की जगह खड़ा करने पे, तो आप अब अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। तब से मैं जो है अंदर ही चला लेता हूँ घर में बुलेट, बाहर नहीं जाता हूँ। बेसिकली कई बार मैं ऐसी जगह निकल जाता हूँ, जैसे मैं दिल्ली में होता हूँ तो मेट्रो में चला जाता हूँ मास्क लगा के, और कोशिश करता हूँ कि इस तरह की भूमिका में रहूँ, कैब वैब लगा के लोग मुझे पहचाने ना। तो मैं कई बार ऐसे सफ़र करता हूँ, ट्रेन से भी, मेट्रो से भी, बहुत सारी जगह ऐसा मेरा प्रयास ही रहता है कि ये सामान्य जीवन ना छूटे जिस जीवन को जीते आए हैं। वो जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आप महसूस करते हैं उनकी बहुत सारी तकलीफ़ों को, परेशानी को। मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, मैं इनसे अवगत हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, माँ हाउस वाइफ थी, लेकिन फिर भी आज जो चल रहा है उसको भी आपको जानना चाहिए। तो मैं कई बार इस तरह के अपना मास्क लगा के या कुछ गमछा डाल के, कैप लगा के निकल जाता हूँ अभी भी मेट्रो में। यानी बुलेट का शौक बरकरार है, लेकिन वो शौक थोड़ा कम हो गया है, बस इतनी सी बात है। वो रहेगा, जब तक मैं रहूँगा तब तक वो शौक भी रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद की महत्वाकांक्षा क्या है, और खासकर अगर नियर फ्यूचर में देखें, निकट भविष्य में देखें, तो आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं महसूस करता हूँ जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ देश में, और वो जो उसकी प्रिम्बल है वो भारत कब बनेगा, मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित भारत बने। और जैसा कि लगातार जो लोग हमें रोक नहीं पाते वो हमारे खिलाफ झूठ फैलाते हैं धर्म के नाम पे और बहुत सारी चीज़ों के नाम पे, मैं आश्वस्त करता हूँ मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है। मेरी लड़ाई एक ही है कि जो इंसान के साथ यहाँ गैर बराबरी हो ख़त्म हो, और जो अन्याय अत्याचार कमज़ोर वर्गों पर हो रहा ख़त्म हो। लोग प्यार भाव से रहें, कोई कहीं ना जाए, सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग तरक्की करें, और सब लोग मुख्य धारा से जुड़ें। जिनको आज इंसान नहीं समझा जा रहा, जिनकी समस्या नहीं समझा रहा, उनको समझा जाए। और ये पूरे देश में, दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं, मैं जाता हूँ बस्तियों में देखने के लिए, तो बहुत सारी समस्या महसूस करता हूँ, उन पे काम नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, और आज हम बड़े तेज़ी से इस काम को कर रहे हैं। बिना कम साधनों पे हमने एक बड़ा संगठन तैयार किया है। और आप जो बात मैं अब आपसे कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, भारत के किसी भी कोने में अगर कमज़ोर वर्गों पे अत्याचार होते हैं तो पुलिस के से पहले इवन 2 से 3 घंटे के अंदर 100 में से, अगर आप उत्तर भारत की बात करोगे तो 100 में से 100 में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट साउथ की बात करोगे, सब जगह की बात वो करके, वेस्ट की भी, तो 100 में से 90 घटनाओं पर भीम आर्मी के लोग जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये बहुत अच्छी बात है। और आज है। हमारी पाठशालाएं पूरे देश में लगातार खुल रही है। चंद्रशेखर जी, आपसे आखिरी सवाल अब ये कि आपको 2021 में टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इमर्जिंग लीडर की लिस्ट में रखा था, तो अब जो टॉप 10 लीडर्स हैं उस सूची में आप अपने आप को कब तक देखते हैं? देखिए, पहली जो सूची आई थी उसमें मैं इंडिया की तरफ से अकेला व्यक्ति था, और जो टॉप 10 हैं, और मुझे नहीं पता कि उनकी टॉप 10 की पैमाना क्या है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो रिसर्च उनका था मैं उस रिसर्च पे खरा उतर पाऊँ, और मैं अपने देश का नाम और जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ उस मकाम तक पहुँचा पाऊँ कि लोगों को इस बात पे गर्व हो कि जिस लड़ाई को हमने शुरुआत किया था उसको हमने अंजाम तक पहुँचा। मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं उस रिसर्च को सक्सेसफुल साबित करूँ। ये अलग बात है कि एक गरीब का बेटा होने के नाते बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आज जैसा आपने कहा कि पैसे की भी जरूरत, सब चीज़ों की, और फिर आपको इस तरह का विरोध भी हो गया। पहले राजनीति में ऐसा नहीं होता था कोई आप पे गोली चला दे, आज इस तरह के हालात भी हैं। मेरा प्रयास रहेगा इन सबसे आगे निकलते हुए और बहुसंख्यक लोगों को जोड़कर मैं यहाँ की राजनीति में आज़ाद समाज पार्टी को स्थापित करूँ, उसके जरिए जनता की सेवा करूँ, और मुझे लगता है कि वही मेरे लिए टॉप 10 लिस्ट होगी। चलिए चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने चुनाव आज तक को समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो बातें रखी, जो दलित समाज के उत्थान के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए जो आपका एजेंडा है, आप उस पर काम कर पाएँ, क्योंकि होता अक्सर यह है कि नेताओं के वादे दावे चुनाव के बाद बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उस पर टिके रहेंगे। हमारी आपको शुभकामनाएं, और हम आपसे इंटरव्यू करते रहेंगे चुनाव के दौरान 2024 में। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुदरत ज़िंदगी दे, आप भी ही रहेंगे, मैं भी ही रहूँगा। मैं अपनी बात कह के मुकरता नहीं। जब ऐसा मैं आज हूँ ऐसे आपको हमेशा मिलूँगा, और मैं जो मैंने आपसे कहा उसको करके दिखाऊंगा, और पूरे देश के लिए और आज तक के लिए भी मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। आज तक भी ऐसे आगे बढ़ते। देखिए, मैंने भी टीवी पे देखा और वो वायरल भी बहुत हो रहा है। मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धनबल से चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी स्थापित पार्टी है वो धनबल से चुनाव लड़ती है। जिनका वोट कम है
उनको लोकतंत्र में ताकत हासिल करने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब जनता जो है, जनता की वोट को खरीदने के लिए धनबल का प्रयोग हो रहा है। लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको पैसा दे के या पैसा चुनाव में लगा के उनकी वोट को अपने खेमे में करके और इसको राजतंत्र जैसा लोकतंत्र को बनाने का काम किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ थे। बाबा साहब ने कहा था संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में कि आज हम विरोधाभास की ज़िंदगी कदम रख रहे हैं। लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र जब तक सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदलेगा, तब जब तक लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास नहीं बढ़ेगा। ऐसी लूट खसोट से, ऐसी खरीदारी से कैसे जनता का विश्वास बढ़ेगा? क्या लगता है 100 करोड़ की डील हो रही है माइनिंग बिजनेसमैनों से? अब वो ईडी सीबीआई आए, इसकी जांच करें। भाई ईडी सीबीआई बहुत घूम रही है, गली गली घूम रही है, सुबह 4 बजे आती है, 6 बजे आती है। अब वो ईडी सीबीआई कहाँ आके कैसे जांच करेगी, इसका जवाब जो है मुख्यमंत्री को देना चाहिए और सरकार को भी देना चाहिए। जब भाजपा के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो ईडी सीबीआई वाले कहीं आते नहीं है, लेकिन वही आरोप अगर किसी विपक्ष की पार्टी में लग जाए तो ईडी सीबीआई वाले सुबह पहुंच जाते हैं, अपने आप जाके मुकदमा लिख देते हैं। मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी सब लोगों ने राज किया है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार काम करने वाले लोगों को मौका मिले। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी ने आज भिंड जिले में मेहगांव विधानसभा पे अपनी सभा की है और मेरा विश्वास है मेहगांव की जनता इस बार आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन करेगी। 2 अप्रैल में जो हिंसा हुई थी, जातीय हिंसा, तो मेहगांव उसका मुख्य केंद्र रहा था क्योंकि 2 दलित समाज के लोगों की जान गई थी। आपने अपना चुनावी अभियान चंबल के मेहगांव से शुरू किया, क्या इसको ही केंद्र बिंदु रख के शुरुआत की? मैंने इस धरती को नमन करने के लिए, बलिदान की धरती, हमने मंच पे उन अपने शहीदों की तस्वीरें भी लगाई थी, उनके परिवारों को भी हमने बुलाया, उनसे को भी हमने नमन किया। जिनके साथ शोषण हुआ इस क्षेत्रों में उनको भी हमने नमन किया, उनको भी हमने विश्वास दिलाया कि ये शोषण जो आपके साथ हुआ है, हम आपके जो अन्याय हुआ है इसको ख़त्म करने में मदद करेंगे। और उन परिवारों को जिनके बच्चों ने शहीदी प्राप्त की समाज की लड़ाई लड़ते हुए, आज उनकी जो विश्वास था उस विश्वास को भी आगे बढ़ाना है कि वो अपने आप को अकेले ना समझे। तो ये बलिदान की धरती, इस धरती को नमन करने के लिए हमने मेहगांव शुरुआत की है और अभी तो हमने इस शुरुआत की है। अभी आप आगे देखना, आज के बाद जिस तरह से हमारे लोग जाकर ज़मीन पे काम करेंगे, जैसे अभी क्या किया जा रहा है, कल ही बताया गया हमारे जो प्रत्याशी उनके द्वारा कि हमारे जो कार्यकर्ता फील्ड में निकले थे उनको रोक के जो है उनको डराने का प्रयास किया गया। यहाँ शायद कौन सी पार्टी प्रत्याशी है उसके हैं भाजपा के प्रत्याशी ने उनके प्रत्याशी लोगों ने डराने का काम किया, उनको धमकाने का काम किया। ये डर भय से हम भीम आर्मी के लोग कभी डरे नहीं, उन्होंने मुकाबला किया। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने प्रशासन, शासन और इलेक्शन कमीशन से भी मांग की है कि अगर लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी इतना डर रही है तो फिर चुनाव कराने का क्या मतलब है? बीएसपी दलित और पिछड़ों की बात कर रही है, एएसपी भी दलित और पिछड़ों की बात कर रही है, फिर भी दोनों अलग अलग हैं, क्या वजह है? कांग्रेस भी दलित पिछड़ों की बात करे, भाजपा भी करे, फिर भी अलग अलग है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। ये जनता का विश्वास है कि वो किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। जनता ने सबको मौका दिया और जनता ने सबको मौका दिया, उसके बाद परिणाम भी देखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से इस मध्य प्रदेश की मट्टी को छान के और हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 12 फरवरी को भोपाल में जो 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समर्थन में इकट्ठा हुए थे। उस चिंगारी, उस आवाज़ के साथ इकट्ठा हुए थे जिसमें वो बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का रास्ता चंबल से होकर जाता है मध्य प्रदेश में, तो क्या पहले चंबल पे पकड़ बनाएगी? पूरे मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है मध्य प्रदेश का, चाहे वो आगर मालवा संभाग हो, चाहे निमाड़ हो, चाहे वो रीवा संभाग हो, चाहे चंबल, सब में हमने काम किया है। सब जगह भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी संगठन है और जहां हम मजबूती से लड़ रहे हैं। हमें तो सरकार से ये भी उलझना पड़ रहा है कि हमें सिंबल देर से अलाउट हुआ और उसके बाद जो है हमारे बहुत सारे प्रत्याशियों को जो है कमी बता के उनके पर्चे खारिज कर दिए गए। जो छोटी मोटी कमी कहीं पर हमारे प्रत्याशी को हमारा सिंबल नहीं अलाउट होने दिया गया। हमें तो सरकार को इस पटल पर भी लड़ना पड़ रहा है, लेकिन हम घबरा नहीं रहे। हमें विश्वास है इस बार हमारे लोग, ना भाजपा ना कांग्रेस, वो आज़ाद समाज पार्टी को वोट करके आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अगर वो आज़ाद समाज पार्टी को ताकत दे तो चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत होते हैं, और अगर चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत होते हैं तो आम आदमी के हाथ मजबूत होते हैं, कमजोर वर्गों के हाथ मजबूत होते हैं। देखिए, गठबंधन को लेकर मैं स्पष्ट हूँ। पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे। पार्टी कोर कमेटी इसका फैसला करेगी और चुनाव हम लोग अपने बलबूते मजबूत से लड़ रहे हैं। अभी आप कहाँ से? नगीना हम लोग लड़ रहे हैं। पार्टी ने आदेश किया है कि नगीना लड़ने के लिए उसकी तैयारियों के लिए कल से हम लोग वहाँ लगेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे गांव-गांव में। हम पे इतने बहुत साधन नहीं है प्रचार के, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे छोटे साधनों से गांव तक पहुंच के लोगों से अपील करेंगे कि वो आज़ाद समाज पार्टी को मौका दें। गठबंधन में अगर उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को बाहर रखा गठबंधन से, तो उस स्थिति में नगीना चुनाव में क्या करें? कौन रखेगा बाहर? आज़ाद समाज पार्टी खुद में एक दल है जिसके पास कैडर है, जिसके पास संगठन है, जिसने जनमत हासिल किया है, तो उसके कोई बाहर अंदर रखने का कोई फैसला ही नहीं होता है। देखो, वोट जनता को देनी, गठबंधन को थोड़ी देनी है। गठबंधन के आपके सबसे बड़े नेता की वोट भी एक ही गिनी जाएगी।
और जो सबसे छोटी पार्टी गठबंधन उसकी भी एक ही वोट गिनी जाएगी नेता की। तो ये तो जनता का फैसला करना है। उन्होंने चंद्रशेखर का संघर्ष देखा है, उन्होंने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को लड़ते देखा है, मुकदमे झेलते देखा है, हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा है। सबकी लड़ाई, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे किसानों की लड़ाई हो, महिला पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे गुजर समाज की लड़ाई हो, तमाम संघर्षों को उन्होंने करते देखा है। एक एक अन्याय जो हुआ है कमजोर वर्गों पर, उनकी लड़ाई हो, आदिवासियों की लड़ाई, हर लड़ाई में, चाहे मुस्लिम भाइयों के साथ जो अन्याय हो, हर जगह पे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग डट के खड़े थे। जनता इस बात से को देखना चाहती है, और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जनता आज़ाद समाज पार्टी को मौका देगी। आप देखना कि आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ के जिस तरह सड़कों पर आवाज़ उठाती है, वो संसद में जाकर आवाज़ उठाए, जिन चीज़ों को, मुद्दों को इग्नोर किया जाता है उन पर चर्चा करें। आपने कहा कि जनता आपका साथ देगी। Yes. मैं कह रहा हूँ कि अगर गठबंधन ने वहां पर कोई और प्रत्याशी उतार दिया, उस स्वागत है। स्थिति में आप स्वागत है। फिर भी चुनाव लड़ेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ पार्टी इसलिए बनाई कि चुनाव लड़े, चुनाव लड़ के ताकत हासिल करें। मैं तो सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक दल के रूप में ताकतवर हो रही है। उसका लक्ष्य है बहुजन समाज के तरक्की, और जो कानून उनको मिले उनको सख्ती से लागू करवाना। अगर वो सरकार में नहीं तो विपक्ष की भूमिका में रह के संघर्ष करके उनको लागू कराएगी, और नए अवसर पैदा करना। जब उनके पास अवसर मिलेगा तो नए अवसर जो है पैदा करके इन वर्गों का उत्थान करना, इनकी आवाज़ बनना, इनको ताकतवर करना, आर्थिक सामाजिक रूप से जो जातिगत भेदभाव उसको खत्म करना, भाईचारा बनाना, सशक्तिकरण का काम, महिलाओं की सुरक्षा काम, आज़ाद समाज पार्टी जो लक्ष्य बना काम करे, नौजवानों के लिए रोजगार का, किसानों के लिए उनके एमएसपी गारंटी का, किसानों के लिए और तरक्की के जो अवसर हैं, उसके लिए जो आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, उसके लिए उसे किसी अलायंस की नहीं, जनता के आशीर्वाद की जरूरत है, और वो जनता के बीच में जाएगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिसको भी लड़ना हो, आज़ाद समाज पार्टी इस लक्ष्य को रोकने के लिए जो भी आने काम करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें अपनी लड़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर लड़नी है, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। चंद्रशेखर जी, एक आखिरी सवाल, ये अगर गठबंधन नहीं बन पाता है और अखिलेश यादव अलग और कांग्रेस अलग जाती है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश को साथ देंगे या कांग्रेस का साथ? मैं जनता का साथ दूंगा, और जनता का साथ ही देना चाहिए। हम उन्हीं के लिए राजनीति कर रहे हैं। और फिर मैंने तो सभी का साथ दिया, और मैंने कोशिश की थी मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव में भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, लेकिन कुछ दलों को लगता है कि वो अपने दम पे बना सकते हैं, तो मैंने उनको छूट दी कि भाई आप अपने दम पे बनाओ। अब जब वो हार गए तो वो कहते फिरते हैं कि भाई चंद्रशेखर ना लड़ते तो हम लोग जीत जाते। तो भाई आप मेरे सवाल को घुमा गए। मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों में से अगर किसी एक का साथ देना पड़े तो किसका साथ? दोनों की 3, 4, 5 के बारे में पूछे, और भी तो बहुत सारे दल हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव या कांग्रेस। इनमें से आप किसको प्राथमिकता दें? मेरे उसमें आज के मेरे एजेंडे में जनता है, तो जो भी जनहित के लिए जो भी होगा, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी प्रयास होगा, उसको मैं करूंगा। अभी आज़ाद समाज पार्टी अपने संगठन के जरिए अपनी ताकत को मजबूत करने का काम कर रही है, और वो ज़मीन पे है। इसका परिणाम है उनका संगठन, और उनके लगातार जो है जनहित के मुद्दों पे उनका संघर्ष आंदोलन, इसका परिणाम है। देखिए, 5 स्टेट में चुनाव हुए, और आज़ाद समाज पार्टी 2 स्टेट में, मध्य प्रदेश राजस्थान लड़ी। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राजस्थान गठबंधन के साथियों का, एक एक कार्यकर्ता का, और मध्य प्रदेश भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सभी कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी अलायंस को लगभग 13.5 लाख से ज़्यादा वोट दिलाने का काम वहाँ किया। और रही बात जो जनता का जो है, जो जनता ने जो तय किया, जो जनमत दिया, उसका सम्मान हम सब लोग करते हैं। एक ईवीएम को लेकर सवाल उठा है, कई बार उस पर चर्चा में, कई पोस्टर भी लग रहे हैं, तो मैंने उस पर मेरा यही मत है कि अगर जनता जिस बात पर सहमत नहीं है, व्यक्ति अगर किसी बात पर शंका या सवाल पैदा कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको फेयर करे। चाहे तो वो ट्रायल पेपर सभी उस पर लगाए, उनकी गिनती कराए वीवीपैट में, या फिर वो अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के। और लोकतंत्र एक बहुत, भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शंका नहीं रहेगी किसी को। नहीं, अगर ईवीएम से होते हैं, जहाँ मतलब जो पार्टी विरोध कर रही है, जहाँ जब ईवीएम से वो जीत जाती है, तब तो इस तरह का विरोध नहीं होता। हाँ, मैंने कई बार ऐसा देखा है, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ है उसके साथ छेड़खानी हो सकती है, ये मैं और आप बेहतर जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कहीं दूर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अब हम इसका बहुत बड़े बड़े उदाहरण जो है वो रॉकेट के रूप में और बहुत सारी चीज़ों के रूप में, अभी चंद्रयान गया, देखिए यहीं से ऑपरेट हो रहा था। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, लोकतंत्र में जहाँ जनता की बात आती है, तो जनता में अविश्वास नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, न्याय होने से ज़्यादा बेहतर होता है न्याय दिखना। तो न्याय दिखने का मतलब ये है, मेरा इससे अभिप्राय ये है कि अगर जनता को किसी बात पे अविश्वास हो रहा है, तो वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उसको दूर करे। देखिए, उनकी पार्टी है, घर की पार्टी है, घर का निर्णय है,
बहन जी उस पार्टी के नेता, बहन जी ने निर्णय लिया कि परिवार के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्होंने इस काम कर दिया। और फिर ये जनता को तय करना है कि अगर किसी ने परिवार के पक्ष में फैसला ले लिया तो जनता उसके साथ है या नहीं। इस पर मेरी शिकायत नहीं है, मगर मैंने पुराना बहन जी का बयान जो ट्वीट किया, और उसको कारण करने का नेता को अक्सर याद दिलाना चाहिए, क्योंकि हमने उस दल में बहुत लंबे समय काम किया है। हाँ, आपका एक ट्वीट था राजा रानी वाला, उस ट्वीट से क्या राजा रानी से पहले भी एक और ट्वीट था जिसमें बहन जी का खुद का बयान था। उन्होंने आरोप लगाया स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे कि निकालते हुए उनको, कि वो अपने बेटा बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। वो तो चलो टिकट ही मांग रहे थे, आपने तो अपने परिवार के लोगों को स्थापित कर दिया उस दल पे, वह विचारधारा बदल के। आप ये महसूस करो, ये निर्णय बहुजन समाज पार्टी में कितनी निराशा पैदा करेगा, आप इस बात को महसूस करो। जब वो ये कहती हैं, ये जिम्मेदारी देते हुए कि भाई मैंने जिम्मेदारी इसलिए दी कि मुझे लगता है कि सबसे विश्वसनीय यही व्यक्ति, तो आप ये समझो कि जो उनके बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता, उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्या वो ईमानदार नहीं है? क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? क्या वो त्याग नहीं कर सकते? या उनमें योग्यता नहीं? ये उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है कि वो ऐसा क्या हुआ जब मान्यवर काशीराम साहब ने जहाँ इतने नेता तैयार किए, जिनमें खुद बहन जी भी थी, क्या बहन जी एक भी नेता नहीं तैयार कर पाई समाज में अपने परिवार से अलग, कि जिसको जिम्मेदारी दे पाती? तो वो जब कहती हैं, वो बार बार जो कहते हैं कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी ये एक आंदोलन है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, एक मिशन है, तो वो मिशन तो खत्म हो गया। मिशन होता तो मिशन के अनुरूप कार्य होता। जब आप कहती हैं उस स्टेटमेंट में कि अगर काशीराम साहब ने कहा कि निस्वार्थ भाव से अगर राजनीति करनी है तो परिवार और रिश्ते नातेदार को दूर रखना पड़ेगा। अब आपने क्या किया? तो निस्वार्थ भाव तो खत्म हो गया राजनीति में आपका। ये आप ही के, या फिर आपने जो मान्यवर काशीराम साहब के आदर्श थे उनको तिलांजलि दे दी। आपने तो समाज से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मेरे परिवार का नहीं होगा, मुझसे इतने साल छोटा होगा, इस समाज का होगा, वो तो सब जीरो हो गया ना। तो एक नेता का कमिटमेंट उसको कमजोर करता है, एक नेता का कमिटमेंट उसको आगे बढ़ाता है। और आप देखो बीजेपी और बीएसपी एक समय पे बनी है लगभग, और बीजेपी कहाँ है और बीएसपी कहाँ है? तो खुश और दुख का पता तो जनता से पूछो ना। जब मेरठ में इंदु शेखर को मार के लटका दिया जाता है, उन लोगों से पूछो ना जिन्होंने इस दल को आगे बढ़ाने के लिए खून दिया है। जब उन परिवार के लोग सवाल करते हैं क्या हमारे लिए दोस्त सब नहीं है उस नेता पे, जिस नेता को हमने 4-4 बार सीएम बनाया, उनसे पूछो खुश और दुख किसे करता है। परिवार खुश हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? परिवार, आपने घर की पार्टी बना दी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपके भतीजे उत्तराधिकारी हो गए हैं, आपकी ऐसा बताया गया मुझे, बहुत जानकारी तो नहीं, कि उनकी आकाश जी की जो मम्मी है उनको, आनंद जी की वाइफ को, उनको पार्टी कोषाध्यक्ष बना दिया है। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि जो बाकी दलित पिछड़े वर्ग के वो ईमानदार नहीं है जो आपकी पार्टी में ही है। तो एक मनोबल उन्हीं के कार्यकर्ताओं गिरा है, हमारा नहीं गिरा है। ना ही हमें इससे कोई परेशानी, हम तो स्वागत करते हैं उनको, आइए लोकतंत्र है, अब वो जैसा काम करें जनता वैसा समर्थन देगी। मगर इससे एक प्रश्न चिन्ह ये भी जो मैं बार बार कहता था कि बहन जी राजनीतिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो रही है, और ये उन्होंने बता दिया उत्तराधिकारी घोषित करके कि वो राजनीति में लंबे समय काम नहीं कर पाएगी, सेवा नहीं कर पाएंगी। तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब बहन जी राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ रही है, और वो चाहती हैं कि उनके परिवार के लोग आगे बढ़ाएं। अब समाज को तय करना है कि समाज किसके साथ खड़ा होना चाहता है। मेरी परिवार से बात हुई, मेरी उस बिटिया से भी बात हुई। मैं उस बहादुर बिटिया की हिम्मत की दाद देता हूँ कि उसने इस अपमान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कोई और होता तो शायद कमज़ोर पड़ जाता। 3 दरिंदों के सामने उसने लड़ाई लड़ी, अपने सम्मान की, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बाहुबल के आगे वो कमज़ोर पड़ी और उन्होंने उठा के उसको कोल्लू में फेंक दिया। जब लोग इसको सुनेंगे तो उनको डर और दहशत का माहौल बनेगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की कानून व्यवस्था की बात की। सच ये है कि मुजफ्फरनगर का एक परिवार जो बेरोजगारी के कारण, पढ़े लिखे बच्चे उनके परिवार में, अपने घर चलाने के लिए कोल्लू पे जाता है बागपत में, और कोल्लू मालिक 3 लोग उस बेटी को अकेला पाके उसके साथ अन्याय करने का प्रयास करते हैं। वो बहादुर बेटी अपनी लड़ाई लड़ती है आत्मसम्मान की, और जब उनके कब्जे में नहीं आती तो वो उसको उठा के जलते कोल्लू में फेंक देते हैं। वो 60% ज़्यादा जल गई है, लेकिन वो बहादुर बेटी है और वो न्याय चाहती है। वहाँ की पुलिस ने लापरवाही बरती, वहाँ के अधिकारी घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अदरवाइज बहन बेटी के सम्मान के मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो उसका भाई पीड़िता का रिपोर्ट लिखवाने का, उसको वापस आते उसको भी पकड़ के पीटा गया, उसकी जान को भी खतरा है, लेकिन ना पुलिस को कोई दिखाई दे रहा है, ना सरकार को दिखाई दे रहा है। आज मैं उस परिवार से मिलने आया हूँ, उनको ये विश्वास दिलाने के वो अकेले नहीं है। मैं यहाँ के डॉक्टर से बात करूँगा, उन अधिकारियों से बात करूँगा, ये लापरवाही उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। मेरी मांग ये है कि ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो पैसों के चक्कर में बहन बेटियों के सम्मान के साथ जो अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको दबाने काम कर रहे हैं, ना कि आरोपी को सजा दिलाने का, उन पर सख्त कार्रवाई हो। उस एसएचओ को सस्पेंड करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उसको जेल भेजा जाए, तो उसको एहसास होगा कि किसी की बहन बेटी के साथ अपमान हो और आप लोग चुप बैठें या अपने निजी स्वार्थों में जो है घटना को दबाने का काम करें, ये सही नहीं। दूसरा, इस परिवार के बारे में सरकार और सरकार जुड़े लोग भी सोचें
कि ये परिवार कैसे सर्वाइव करेगा। वो बेटी उसकी क्या दोष है, वो तो अपने परिवार को पालने के लिए वहाँ गई थी, लेकिन आज उसके साथ ये जो घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और उनका जो उनके सरकार में जो गुंडा राज चल रहा है उसकी वजह से हुई। तो सरकार को चाहिए कि उस परिवार की सुध ले और उस बेटी को अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज करके उन आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करे और इस परिवार का संरक्षण करे। और मुझे उम्मीद नहीं है कि जो मुख्यमंत्री दलित सम्मेलन की बात करते हैं, दलितों के हितों की बात करते हैं, दलित साथ भोजन करने की बात करते हैं, उनको इस बेटी की चीखें नहीं सुनाई दी। ये मुझे इस बात को लेकर महसूस होता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ दलितों की वोट लेने के इस तरह की बातें करते हैं। मैं इसीलिए लड़ रहा हूं कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे, जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं समझा जाता उन पर चर्चा हो, इसीलिए एक सशक्त आवाज़ की जरूरत पार्लियामेंट में। इसीलिए हम लोग नगीना से मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे भी, हमें भरोसा है। कमजोर वर्ग वहाँ से किसान, नौजवान, हर वो तबका जो चाहता है कि कोई मजबूत आवाज़ संसद में जाए जो उनके हितों की रक्षा करे, वो उनको अवसर देने का काम करेंगे। और मेरा प्रयास है और हम लोग बहुत मेहनत करें नगीना में, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ इस मामले में न्याय हो, इसलिए मैं वहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा। और अभी मैं डॉक्टर से बात करने वाला हूँ कि अब उस बेटी कंडीशन कैसी है और बेहतर इलाज में किन चीज़ों की जरूरत है। जो कुछ होगी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले फेज के चुनाव में सबसे अहम अगर कोई सीट है तो वो नगीना की सीट मानी जा रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी से। स्वागत है चंद्रशेखर जी। धन्यवाद। मैं देख रहा था आपकी मीटिंग में, आप छोटी छोटी मीटिंग्स, जातियों की मीटिंग्स, बिरादरियों की मीटिंग ऐसे कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं। नगीना की सीट कितनी इंपॉर्टेंट है और आपकी इस मीटिंग से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, चुनाव में तो एक आदमी भी जरूरी होता है और जिस आदमी को फ्री में कुछ मिल जाए वो व्यक्ति कदर ही नहीं जानता। यहाँ तो हमारे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हुआ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और माँ मेरी हाउसवाइफ थी। हमारे यहाँ कोई बड़ा चुनाव किसी परिवार के व्यक्ति ने लड़ा। मैं पहला आदमी हूँ जो राजनीति में हूँ, तो मैं लोगों की कदर समझता हूँ। मैं जानता हूँ, हमारे कहावत है, गरीब के घर अगर कोई अमीर पैसे वाला आ जाए, मजबूत आदमी, तो वो चद्दर नहीं बिछाता है और अपनी औकात से बढ़ के काम करता है, जिससे कि उस अमीर आदमी को ये ना महसूस हो कि मेरा अपमान हो रहा है या भाई मेरी कदर नहीं हुई। तो हम तो गांव के रहने वाले किसान परिवार से आते हैं। हमने तो बचपन से संघर्ष देखा है, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हम गांव में जाते हैं, छोटी छोटी मीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि मेहनत मजदूरी करके लोग अपना घर चला रहे हैं। बड़ी रैली करेंगे, समय जाएगा, साधन लगेंगे, सब चीजें, इतने साधन भी हमारे पास नहीं है। तो छोटी मीटिंग करके गाँव में जाके भाईचारा पैदा करते हैं, लोगों को जगाते हैं। जब लोगों में भाईचारा पैदा हो जाएगा और लोगों का विश्वास अपने प्रत्याशी के प्रति और उस विचार के प्रति बन जाएगा जिस विचार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो उनके समर्थन से, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता जिसके साथ होती है वही ताकतवर होता है, वही आगे बढ़ता है। तो जब उनका समर्थन और आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर कोई आगे बढ़ने रोक नहीं सकता। तो आज स्थिति ऐसी है कि 70% में हम हैं और 30% में सब है, और आप देखना आगे आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। 70% में आप हैं, लेकिन आपका मुकाबला किससे है? मैं सुन रहा था आप कह रहे हैं कि आपका मुकाबला एक ही आदमी से, तो क्या आमने सामने की लड़ाई? हमारा मुकाबला खुद से है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमारा चुनाव 70 से ऊपर को बढ़ेगा। बीजेपी से नहीं है आपका? मैं फिर कह रहा हूँ ना, बीजेपी ने जितना जनता का इलाज किया ना, जनता खुद देख रही है। कुछ नहीं है उनके पास बताने के लिए कि हमने क्या किया, बस ये बताने के लिए कि 4 किलो राशन दिया। अगर आजादी के 75 साल बाद भी, और इतने बड़े बड़े दावे करने वाले प्राइम मिनिस्टर जो कहते थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों की दुगनी कर दूंगा, काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, अगर वो ये कह दें कि नोटबंदी करके कमर तोड़ दूंगा, किसी कमर तोड़ दी? 2000 का नोट बंद कर दिया आपने। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अब ये कहने लगे कि मैं 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दे रहा हूँ, यानी कि 80 करोड़ लोग हैंड टू माउथ है देश में। ये हमें मिला है आजादी के बाद अब तक। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, उनके जनता वोट उनके पास कभी था ही नहीं, वो तो धार्मिक आधार पर बंटवारा करके वोट लेते हैं। अब लोग समझदार हो गए, उनको 10 साल मौका दे दिया। अब लोगों ने देख लिया भाई ये तो कुछ करते ही नहीं, सिर्फ चुनाव के समय आके धार्मिक बातें करते हैं, धर्म की बात करते हैं। वो ऐसा समझते हैं जैसे धर्म के ठेकेदार वही हो और धर्म को वही लेके आया हूँ, इससे पहले धर्म था ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जनता समझदार होगी, उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आप तो अकेले हैं, आप किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, आप किसी दल के साथ नहीं हैं, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद एक सीट लड़ रहा है, तो एक सीट लड़ के आप बीजेपी को कैसे चुनौती दे रहे हैं? एक सीट तो ठीक है, लेकिन आप बीजेपी को कैसे चुनौती दे रहे हैं? जहां हम लड़ रहे हैं वहीं चुनौती दे रहे हैं। और अकेले तो बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। बताओ, इतने करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव किया नहीं किया? बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वोट के लिए भी लोग तैयार नहीं थे कि सबको वोट का अधिकार मिल जाए, तो भी बाबा साहब ने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के दम पे, विचार की शक्ति से और लोगों को तर्क के आधार पे लोगों को सहमत किया कि भाई जिनकी इतनी संख्या वाली उनकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर थे तो सबको पढ़ने का, आगे बढ़ने का, रोजगार करने का,
आज पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप मौर्य, साक्य बिंद, केवट मल्ला, विश्वकर्मा, सैन, राजभर, इनके बच्चों को अगर कुर्सी बैठने का अधिकार मिला है तो संविधान की वजह से मिला है। और अगर ये संविधान नहीं हुआ, जैसे भाजपा के लोग नेता कह रहे हैं, राजस्थान वाले बोले और वो हेगड़े साहब भी बोले कि भाई हम संविधान बदल देंगे, तो इसका मतलब वो संविधान नहीं, लोगों पे जो अधिकार है उनको बदलना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आपने जितनी जातियों के नाम ले लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर देख लें तो सब बीजेपी के साथ खड़ी हैं। जबरदस्ती खड़ी करवा रहे हो आप। मैं नहीं खड़ा करवा रहा, कौन डेटा कह कहता रहा है। आप ये देखो, ये पूरा पाल प्रजापति सैनी समाज है, आप बताओ कहाँ खड़ा है ये। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, आप इसको नहीं समझ पाओगे। उन्होंने प्रत्याशी कहाँ से बुला के भेजा, उन्होंने यहाँ का प्रत्याशी भी लड़ा है कि जिससे कुछ वोटों का नुकसान चंद्रशेखर को ना हो। उन्होंने बाहर का प्रत्याशी लड़ा, वो इतना बेचारा फील्ड में जाएगा, इतना तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। और अगर आकाश, मेरे छोटे भाई आज आ भी रहे हैं, तो आप देखना वो इसलिए आ रहे हैं कि जब वो चुनाव लड़ा रहे हैं तो उनको आना है, तो लोग ये ना सोचे कि भाई चंद्रशेखर की सीधी मदद कर रहे हैं, तो वो आएंगे और बात कह के चले जाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ, पूरा संगठन हमें चुनाव लड़ा रहा है, और वो भी जानते हैं कि भाई समाज भी देख रहा है कि पहले हमने एक नेता बना दिया, एक नेता तैयार है, दूसरे को बना दो, ये भी अपने पैरों पर खड़ा होगा तो हमारी बात और मजबूत हो जाएगी। एक से भले 2 होते हैं और एक 11 होते हैं, अभी बहन जी है और दूसरा चंद्रशेखर भी खड़ा होगा भतीजे के रूप में, तो 2 हो जाएंगे, तो ये हमारी सारी लड़ाई को आसान कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि बहन जी आपको परोक्ष तौर से आपको मदद कर रही हैं, आपको उन्होंने खड़ा किया है, आप उनके कैंडिडेट। प्रत्याशी भी इतने दिन बाद उन्होंने घोषित किया जब आधा चुनाव खत्म हो गया था। तो वो, मैं फिर कह रहा हूं ना, जल और कुल की सबको आती है, उनको भी आ रही है कि भाई 11 साल से वो हमारा बेटा लड़ रहा है, उतनी मुसीबतें उसके सामने, जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा मुकदमे, 39-40 मुकदमे सरकार ने उसके ऊपर लगा दिए, उसके ऊपर गोली भी चल गई। तो वो भी आप समझो ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना कहने की होती है। अब आपको क्या पता कि हमें कितने परिवार में कितना प्यार होता है, परिवार में प्यार है और उनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहा और अब भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। वो भी चाहती कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की बहुजन समाज की विचारधारा आगे बढ़े, वो भी इसको जिंदा रखना चाहती है। लेकिन एक बात और है कि आप पूरी तरीके से अकेले चुनाव में आए, किसी गठबंधन के साथ नहीं आए। अखिलेश यादव से चर्चा चलती रही कि शायद आप अखिलेश यादव के साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने भी आपकी सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया। देखिए, आपने कहा कि मैं अकेले आया, मैं अकेले नहीं आया था, मैंने इंडिया अलायंस के सारे नेताओं से बात की, सारी पार्टी से, शरद पवार साहब से बात की, मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की, मैंने अखिलेश जी से बात की, जैन जी से बात की, जैन जी तो उसमें है नहीं, मैंने सबसे बात की। मैंने उनसे कहा कि भाई हम एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे, बाकी पे आपकी मदद करेंगे, इसलिए मदद करेंगे कि भाजपा भी रुक जाए, और दूसरा इसमें जबकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा बना बनाया संगठन उनको मजबूरी में अलग अलग जगह वोट करना पड़ रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 542 सीटों पे जिन जिन स्टेटों में हमारा संगठन है, अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने इन सबसे बात की कि भाई हमारी मदद कराओ, और हम इसलिए चाहते थे मदद, भाजपा आ रहे, पहली बात। दूसरा, मेरे जैसे व्यक्ति पे गोली चली जो इतने लोगों का नेतृत्व कर रहा, किसी ने किसी एक सदन में आवाज नहीं उठी, ना पार्लियामेंट में, ना असेंबली में, ना राज्यसभा में, ना विधान परिषद में। तो इसका मतलब हमारे मरने जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी लड़ाई फिलहाल एक सीट पर है, फिलहाल एक सीट पर है। तो अब एक सीट से आगे का क्या है? अगर आप संसद में पहुंचते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, फिर तो किसके साथ जाएंगे? क्या एनडीए के साथ? भाजपा के साथ तो जाने से रहा, ठीक है। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं सदन में जाकर बैठ सकता, उनके खेमे में नहीं जा सकता। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अकेला ही आदमी पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों के हितों के लिए बोलूंगा, और जिसकी भी सरकार होगी उससे रोज लड़ूंगा, सड़क पे भी लड़ूंगा और पार्लियामेंट में भी लड़ूंगा, और रोज वहां दरी बिठा जाके अपने लोगों के हकों के लिए आंदोलन करूँ, मजबूर कर दूंगा सरकार को कि वो इस तरह के कानून बनाए जिससे जनता के हित आगे बढ़े, जिससे जनता की आवाज आगे बढ़े। और मैं, आप देखो कितना अच्छा अवसर है मेरे पास, अपने दल का मैं अकेला मेंबर हूँ, तो मेरी सारी बात, जब भी कोई मामला आएगा, जब भी कोई कानून बनेगा या जिस भी बिल पे चर्चा होगी, मुझे सुनना पड़ेगा पार्लियामेंट को। बाकी तो लोग पीछे बैठे रहेंगे, तो मुझे सुनना पड़ेगा। मैं अपनी बात को रखूंगा और जोरदार देकर रखूंगा, पूरी हिम्मत से रखूंगा, अपने लोगों को बताऊंगा कि ये जो बिल है इसकी सच्चाई क्या है, और ये बिल जनता के हित का है नहीं है, और उससे जो है जो वैचारिक ताकत पैदा होगी उससे आंदोलन को मजबूत करेंगे। और अभी तो बहुत चुनाव लड़ने हैं, अभी हरियाणा आ रहा है, हम अपने साथियों का भी ख्याल रखेंगे और अपने विरोधियों का, सबका ख्याल रखेंगे। अभी हरियाणा आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, हमारा संगठन है सब जगह। हम MP MLA की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आंदोलन बहुत दूर तक पहुंचे लोगों तक,
19 को आपका चुनाव खत्म हो जाएगा, जी 4 जून को रिजल्ट है। ठीक है। आप 1 सवा महीने किसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे? किस पार्टी के लिए, किस कैंडिडेट के लिए, किसी के लिए करेंगे? इसका फैसला ना तो मैं कर सकता ना आप, इसका फैसला बोल तो पार्टी सकते करेगी। हैं आप, पार्टी बता करेगी। सकते हैं। भाई कल का मौसम कैसा होगा ये मौसम वैज्ञानिक बता सकते हैं, मैं तो मौसम वैज्ञानिक भी नहीं हूँ। मैं तो मैंने कहा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो फैसला होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं सबकी मदद करना चाहता कि सब आगे बढ़े और ये सत्ता से मुक्ति मिले, लेकिन कौन किसी को रोकना चाहता ये आप और मैं जानते हैं, और सबने देख भी लिया। पिछली बार तो अखिलेश जी ने कह दिया भाई चंद्रशेखर आजाद पे किसी का फोन आ गया था तो उठ के चले गए। इस बार किसका फोन आ गया? इस बार तो मीडिया ने आपसे पूछा तो भाई आपने कह दिया कि भाई हमने बहुत लोगों को आगे बढ़ा दिया, अब हम किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो आप ये सोचते हो फ्री में आपको समाज वोट कर देगा, आपके कारनामे भूल जाएगा समाज। किसी यही वही सीट है जिसपे प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल जो है फाड़ा गया था एमपी के द्वारा। समाज भूलने वाला थोड़ा ये समाज, सब जानता है समाज। हम तो कोशिश कर रहे थे सब लोग एकजुट रहे, और हम तो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने बुरा कर दिया हमारा कोई बात नहीं, हम आपको कह रहे हैं हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। हम संतों गुरुओं महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं कि भाई आपका भला हो। हम तो नहीं, सबके लेकिन बड़े एक बात सवाल करें। तो उठता है ना हमेशा कि भाई आपने कोशिश की अखिलेश यादव के साथ जाने की, या फिर उनकी मदद लेने की, या उनको मदद करने की। आपके और अखिलेश यादव के बीच ऐसी कौन सी बात रही कि अलग अलग लड़ रहे हैं, ना वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि कैंडिडेट भी उन्होंने आपके खिलाफ उतार दिए? कौन सी ऐसी बात रही? उन्होंने भी अच्छा किया, कैंडिडेट इतनी दूर का लाके उतारा, लोग कह रहे हैं भाई तेरा करेंगे क्या हम। यानी वो भी मदद कर रहे हैं आपकी? अब समझ रहे हो ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ उनकी मजबूरी रही होगी कैंडिडेट उतारना बेचारों की। ये सीधे भी तो मदद कर सकते थे, कैंडिडेट ना देते? क्या पता फिर आप लोग ये नहीं, बहन जी की बात तो समझ में आती है कि चलो एक उन्होंने, वो भी तो भाई हैं, वो कौन सा गैर है मुझसे? मैंने उनकी मदद नहीं की क्या? रामपुर में मदद की उनकी खतौली मदद की, मैनपुरी में मदद की, घोसी मदद की, मैंने क्या उनकी मदद नहीं की? तो अभी तो उनके सारे सीट बचे हैं, मैं करेंगे मदद? मैंने क्या कहा आपसे? हाँ। वो भी मदद कर रहे तब उन्होंने इतनी दूर का प्रत्याशी उतारा जो जिसे बेचारे को लोग जानते ही नहीं, उसका भी भला हो। अखिलेश यादव से चर्चा चलती रही कि शायद आप अखिलेश यादव के साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने भी आपकी सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया। देखिए आपने कहा कि मैं अकेले आया, मैं अकेले नहीं आया था। मैंने इंडिया अलायंस के सारे नेताओं से बात की, सारी पार्टियों से, शरद पवार साहब से बात की, मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की, मैंने अखिलेश जी से बात की, जैन जी से बात की। जैन जी तो उसमें है नहीं, मैंने सबसे बात की। मैंने उनसे कहा कि भाई हम एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे, बाकी पे आपकी मदद करेंगे। इसलिए मदद करेंगे कि भाजपा भी रुक जाए, और दूसरा इसमें जबकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा बना बनाया संगठन उनको मजबूरी में अलग अलग जगह वोट करना पड़ रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 542 सीटों पे जिन जिन स्टेटों में हमारा संगठन है, अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने इन सबसे बात की कि भाई हमारी मदद कराओ, और हम इसलिए चाहते थे मदद, भाजपा आ रहे पहली बात, दूसरा मेरे जैसे व्यक्ति पे गोली चली जो इतने लोगों का नेतृत्व कर रहा, किसी ने किसी एक सदन में आवाज नहीं उठी, ना पार्लियामेंट में, ना असेंबली में, ना राज्यसभा में, ना विधान परिषद में। तो इसका मतलब हमारे मरने जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर किसके लिए बोलेंगे? तो हमारा जो वर्कर है वो 24 घंटे 7 दिन समाज के लिए रक्षक खड़ा रहता है, उनकी हक की लड़ाई लड़ता है। उन पर जब लाठियां चलते हैं मुकदमे, कोई बोलता ही नहीं है। तो जब मेरे लिए नहीं बोल रहे, हमारे कार्यकर्ता के लिए कोई क्या बोल जाएगा? इसलिए वो चाहते थे कि हमारा आंदोलन खड़ा हो। और आपने बीच में सवाल किया था कि चुनौती कैसी? ये चुनौती यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत यहाँ से होगी और बहुत दूर तक जाएगी, आप देखना। नहीं, मेरा सवाल ये भी है कि आप अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं जी, लेकिन अखिलेश यादव ने आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारा। आपकी अगली रणनीति क्या होगी? क्या आपने चुनाव के बाद, क्योंकि पहले फेज में ही आपका चुनाव खत्म होगा, उसके बाद क्या आप इंडिया अलायंस के लोगों के लिए चुनाव प्रचार में जाएंगे? क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्या अपने लोगों को कहेंगे कि आप पहली बात एंटी बीजेपी का जो बड़ा गठबंधन है उसको जिताओ? पहली बात तो मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मैं अगर सुख सुविधा की राजनीति चाहता तो बहुत सारे अवसर मेरे पास थे। मैं अपने समाज की आवाज़ बनने के लिए, कमजोर हक वंचित समाज की, किसान कमेरों की आवाज़ बनने के लिए लड़ रहा हूँ कि उनकी आवाज़ कोई उठाने को राजी नहीं है। दूसरी बात, मैंने प्रयास किया, उन्होंने मदद नहीं की। अब जो भी कुछ फैसला होगा वो पार्टी का फैसला। अभी तो हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अब हम ये प्रयास करेंगे कि आंदोलन ना कमजोर पड़े, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए मिनिमम सीटें लड़नी ही पड़ती हैं। नहीं लड़ेंगे तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बहुत सब चीज़ें अब जो पार्टी के फैसले होंगे वो फैसले बैठ के होंगे। अभी पूरी पार्टी का ध्यान जो है वो 19 तारीख के चुनाव पे है। तो इसके बाद, अपने चुनाव के बाद, क्या आप कैंडिडेट उतारेंगे दूसरे जगहों मैंने पे? फिर कहा ना, मैं तो वर्कर हूँ पार्टी का सामान्य। हमारे लीडर खड़े जगदीश पाल साहब,
सतपाल चौधरी साहब, मैं तो वर्ग सामान्य नेता हूँ पार्टी का। जो मुझे पार्टी आदेश करेगी उसको हम करेंगे। सुरेंद्र सूद, हमारे बड़े लीडर सब लोग खड़े हैं, उनका दीपक राणा, जो उनका आदेश होगा हम तो उस पर काम करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष ने हमें कहा कि आपको इस गांव में जाना है, हरिओम एडवोकेट, हम उस गांव में चले जाते हैं। तो हम तो एज ए कार्यकर्ता अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, ईमानदार, जो पार्टी का आदेश उसका पालन करते हैं। आगे पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे। लेकिन अभी भी लोगों में इस बात का कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि आप लगातार बीजेपी के खिलाफ रहे। आप एक तरीके से मान करके ये चला जा रहा था कि आप इंडिया गठबंधन के साथ है, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको नहीं आने दिया? वो कौन लोग हैं जो आपको इंडिया गठबंधन से उन्होंने दूर रखा? क्या अखिलेश यादव का भी रोल है? जनता का गठबंधन हमारे साथ है और नेताओं का भी तो नाम बताएंगे। जनता ही इंडिया है। बाकी तो एक सीट पे कभी 2 प्रत्याशी बदल दो, कभी 3 प्रत्याशी बदल दो, कभी 4। जनता इतनी कंफ्यूज होगी, उनको समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव परिणाम तो क्या होंगे, वोट ही किसे देनी। तो मैं अखिलेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ और कांग्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ और तमाम विपक्ष के सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी तो उन्होंने मेरी मदद नहीं ली। वो अपने दम पे जीतना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हम अपनी पार्टी को, अपने आंदोलन को, अपने महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम भी अपने निर्णय लेंगे और मजबूती से लेंगे। ऐसा भी हमें अपने ऊपर भरोसा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, जनता हमारी मेहनत को भी समझेगी और हमारी मदद करेगी। एक चीज बताइए, आपने कहा कि बहन जी आपकी मदद कर रही हैं, आप बहन जी की मदद कर रहे हैं उनके दूसरी सीटों पर? और फिर मैंने आपसे क्या कहा, अब सारी चीजें बताने की थोड़ा ही होती है मीडिया को। कुछ चीजें तो पर्दे के पीछे भी रहनी चाहिए। आप बताओ, सारी चीजें बताएंगे तो रणनीति क्या बचेगी फिर अगर सारी चीजें बता दी। अब तो एक बात है, मैंने यही बता दिया, आपको गलती कर दी। अब आप जो है बता दोगे तो विरोधी जो है सब सतर्क हो जाएंगे कि पूरा परिवार एकजुट हो गया है। आप लगातार करीब रहे कहा जाता है जयंत चौधरी के, लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो लोग साथ साथ रास्ते में चल रहे हैं अचानक से छोड़ करके बीजेपी चले जाते हैं? उनकी अपनी इच्छा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई। आज आप जिस चैनल में, अगर कल आप इसे छोड़ किसी दूसरे चैनल में चले जाओ तो भाई ये तो आपका निर्णय होगा, नहीं होगा। इसमें कुमार साहब मेरा क्या हो सकता है। देखो, जैन जी अच्छे आदमी है, एक बड़े परिवार से आते हैं, उस परिवार ने बहुत दिन सेवा की है। चौधरी चरण सिंह जी को मैं अपना नेता मानता हूँ। उसका कारण है उनकी वैचारिक शक्ति की वजह से, उनके संकल्प की वजह से और उनकी ईमानदारी की वजह से। और चौधरी अजीत सिंह जी की मैंने मदद की थी कैराना उपचुनाव में, उनके प्रत्याशी को हमने जिताने का काम किया था। गलती की है उन्होंने? आपको लगता है उन्होंने गलती की है भाजपा में जाके? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, क्या परिस्थिति रहेंगी बेहतर जानते हैं। जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है उसको क्या महसूस होता है उसको। जैसे आपने कहा कि भाई इन्होंने आपकी मदद की, भाई ठीक है, नहीं मदद की तो जनता करेगी ना मदद। आप जनता के गुलाम थोड़ा ही है, जनता किसी के अधीन नहीं है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता तय करेगी कौन आगे बढ़ेगा और जनता जिसके साथ खड़ेगी वही आगे बढ़ेगा और जो आगे बढ़ेगा वो उस पर ताकत आएगी तो उस लोगों की सेवा भी करेगा। तो आपकी लड़ाई फिलहाल एक सीट पर है? फिलहाल एक सीट पर है। तो अब एक सीट से आगे का क्या है? अगर आप संसद में पहुंचते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, फिर तो किसके साथ जाएंगे? क्या एनडीए के साथ? भाजपा के साथ तो जाने से रहा। ठीक है, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं सदन में जाकर बैठ सकता, उनके खेमे में नहीं जा सकता। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अकेला ही आदमी पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों के हितों के लिए बोलूंगा और जिसकी भी सरकार होगी उससे रोज लड़ूंगा, सड़क पे भी लड़ूंगा और पार्लियामेंट में भी लड़ूंगा और रोज वहां दरी बिठा जाके अपने लोगों के हकों के लिए आंदोलन करूँ। मजबूर कर दूंगा सरकार को कि वो इस तरह के कानून बनाए जिससे जनता के हित आगे बढ़े, जिससे जनता की आवाज आगे बढ़े। और मैं, आप देखो कितना अच्छा अवसर है मेरे पास, अपने दल का मैं अकेला मेंबर हूँ, तो मेरी सारी बात, जब भी कोई मामला आएगा, जब भी कोई कानून बनेगा या जिस भी बिल पे चर्चा होगी, मुझे सुनना पड़ेगा पार्लियामेंट को। बाकी तो लोग पीछे बैठे रहेंगे, तो मुझे सुनना पड़ेगा। मैं अपनी बात को रखूंगा और जोरदार देकर रखूंगा, पूरी हिम्मत से रखूंगा। अपने लोगों को बताऊंगा कि ये जो बिल है इसकी सच्चाई क्या है और ये बिल जनता के हित का है नहीं है, और उससे जो है जो वैचारिक ताकत पैदा होगी उससे आंदोलन को मजबूत करेंगे। और अभी तो बहुत चुनाव लड़ने हैं, अभी हरियाणा आ रहा है, हम अपने साथियों का भी ख्याल रखेंगे और अपने विरोधियों का, सबका ख्याल रखेंगे। अभी हरियाणा आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, हमारा संगठन है सब जगह। हम MP MLA की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आंदोलन बहुत दूर तक पहुंचे लोगों तक। कितने काम करने वाले लोग हैं आंदोलनकारी जो जिनको मौका नहीं मिला, वो बेचारे घर बैठे हुए हैं, सड़कों पर लड़ते वो है, लाठियां वो खाते हैं। चुनाव कोई भी लड़ने आ जाता है, जनता देख रही है कि अगर लड़ने वाले को मौका दोगे तो और बात आगे बढ़ेगी। 19 को आपका चुनाव खत्म हो जाएगा जी, 4 जून को रिजल्ट है। ठीक है। आप 1 सवा महीने किसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे?
किस पार्टी के लिए, किस कैंडिडेट के लिए, किसी के लिए करेंगे? इसका फैसला ना तो मैं कर सकता ना आप, इसका फैसला बोल तो पार्टी सकते करेगी। हैं आप, पार्टी बता करेगी भाई। कल का मौसम कैसा होगा ये मौसम वैज्ञानिक बता सकते हैं, मैं तो मौसम वैज्ञानिक भी नहीं हूँ। मैं तो मैंने कहा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो फैसला होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं सबकी मदद करना चाहता कि सब आगे बढ़े और ये सत्ता से मुक्ति मिले, लेकिन कौन किसी को रोकना चाहता है ये आप और मैं जानते हैं, और सबने देख भी लिया। पिछली बार तो अखिलेश जी ने कह दिया भाई चंद्रशेखर आजाद पे किसी का फोन आ गया था तो उठ के चले गए। इस बार किसका फोन आ गया? इस बार तो मीडिया ने आपसे पूछा तो भाई आपने कह दिया कि भाई हमने बहुत लोगों को आगे बढ़ा दिया, अब हम किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो आप ये सोचते हो फ्री में आपको समाज वोट कर देगा, आपके कारनामे भूल जाएगा समाज। किसी यही वही सीट है जिसपे प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल जो है फाड़ा गया था एमपी के द्वारा। समाज भूलने वाला थोड़ा ये समाज, सब जानता है समाज। हम तो कोशिश कर रहे थे सब लोग एकजुट रहे, और हम तो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने बुरा कर दिया हमारा कोई बात नहीं, हम आपको कह रहे हैं हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। हम संतों गुरुओं महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं कि भाई आपका भला हो। हम तो नहीं, सबके लेकिन बड़े एक बात सवाल करें। तो उठता है ना हमेशा कि भाई आपने कोशिश की अखिलेश यादव के साथ जाने की, या फिर उनकी मदद लेने की, या उनको मदद करने की। आपकी और अखिलेश यादव के बीच ऐसी कौन सी बात रही कि अलग अलग लड़ रहे हैं, ना वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि कैंडिडेट भी उन्होंने आपके खिलाफ उतार दिए? कौन सी ऐसी बात रही? उन्होंने भी अच्छा किया, कैंडिडेट इतनी दूर का लाके उतारा, लोग कह रहे हैं भाई तेरा करेंगे क्या हम। यानी वो भी मदद कर रहे हैं आपकी? अब समझ रहे हो ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ उनकी मजबूरी रही होगी कैंडिडेट उतारना बेचारों की। ये सीधे भी तो मदद कर सकते थे, कैंडिडेट ना देते? क्या पता फिर आप लोग ये नहीं, बहन जी की बात तो समझ में आती है कि चलो एक उन्होंने, वो भी तो भाई हैं, वो कौन सा गैर है मुझसे? मैंने उनकी मदद नहीं की क्या? रामपुर में मदद की उनकी खतौली मदद की, मैनपुरी में मदद की, घोसी मदद की, मैंने क्या उनकी मदद नहीं की? तो अभी तो उनके सारे सीट बचे हैं, करेंगे मदद? मैंने क्या कहा आपसे? हाँ। वो भी मदद कर रहे, तब उन्होंने इतनी दूर का प्रत्याशी उतारा जो जिसे बेचारे को लोग जानते ही नहीं, उसका भी भला हो, प्रत्याशी का भी और उनका भी। अब देखो ये पैसे वालों का समय खत्म हो गया राजनीति करने का। बीजेपी किसी पैसे वाले को राजनीति नहीं करने दे रही है। जिस पर उद्योग है, जिस पर व्यापार है, जिस पर पैसा, बीजेपी उसको छापा लगा के अंदर भेज दे रही है, और बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन है उनके पास। आप देखो चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर भेज दिया उन्होंने जेल। तो सबकी समझ में आ गया कि राजनीति कौन कर रहा है। जनता भी जानती है कि वही कर सकता है, इसमें खोने कुछ ना हो। तो ना तो सीबीआई इनकम टैक्स कुछ बिगाड़ सकती है, ना झूठे मुकदमे जेल। सबसे लड़ेंगे, लेकिन देश बचाने के लिए लड़ेंगे। और ये कोई अलायंस देश बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है, ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये बचाने के लिए लड़ रहे हो तो सबको साथ लेके चलते। जिस तरह से सबको अलग हटा रहे हैं, ये इनको जो है ना जनता इनको बताएगी समय आने पे कि जनता समझदार है। चलिए अब आखिरी सवाल है। आपसे और मुझसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, जितने प्रत्याशी जनता सबको कहती है कि आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। और जब चुनाव आता पता लगता घर के वोट नहीं मिले प्रत्याशी को। और यही हाल होंगे आप यहाँ देख रहे ना। ये गांव देहात है, यहाँ दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दे अलग अलग पार्टियों के, कभी एक पार्टी का दूसरा नहीं बना। पहला समाजवादी का, फिर भाजपा का, और तीसरा बसपा आरएलडी समाजवादी अलायंस का। तो तीनों को अजमा के देख लिया। आप गांव में जाते कहते वो देखो तीनों नहीं मिलते बेचारे, तीनों लड़ी नहीं इस बार। यशवीर सिंह नहीं लड़ रहे हैं, यशवंत सिंह नहीं लड़ रहे हैं उनकी, और गिरीश जी यहाँ चले गए। क्यों नहीं दिए उनके पार्टी ने टिकट? क्योंकि वो जनता के बीच गए नहीं, और जनता कह रही अच्छा आ जाओ, ढूंढ रही है जनता उनको। तो अभी एक बार वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि एक बार हम तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हम तो किसान के बेटे हैं भाई, प्राइमरी स्कूल के मास्टर के। हम सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो आए। हमसे ज्यादा किसी का मुकदमा हो तो आप बता दो आज के नेताओं पे, और वो भी समाज हित के, प्रॉपर्टी के नहीं, पैसे के नहीं, किसी उद्योग व्यापार पे छापे के नहीं, सारे जनता के हितों के मुकदमे हैं। किसी बहन बेटी के सम्मान लड़ते, किसानों के सम्मान लड़ते, पहलवानों के सम्मान में लड़ते। पहलवान बेटे हुए जब हमला हुआ उनको पानित किया गया, जी जान लगा दिया हमने। किसानों के आंदोलन लड़ते हुए, 69 शिक्षक भर्ती के लड़ते हुए, पुलिस की भर्ती में जो घोटाले हुए उसको लड़ते हुए, दिल्ली में गुड़घर तोड़ दिया उसको लड़ते हुए। जब एनआरसी का आंदोलन, अकेला चंद्रशेखर खड़ा था जामा मस्जिद पे, ये बताने के लिए देश के मुसलमानों घबराना मत, चंद्रशेखर आजाद आपके साथ है, एक मजबूत संगठन लेके घबराना मत, सब एकजुट रहो। देश सबका है, सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, कोई अपने आप को मालिक ना समझे। ये लोकतंत्र है, जनता इसके साथ होती है। हमने भाजपा को इतने बुरे हाल में देखा 2-2 सीटों पे। अब आप समझो अब सत्ता में तो चले जाएंगे। पुरानी पेंशन में बताओ भाजपा क्या कह रही है, पूछ के देखो उन नेताओं से कि पुरानी पेंशन बहाल करेगी नहीं करेगी। और जिस तरह से सरकार डिमांड मेरी आरक्षण बचेगा नहीं बचेगा, तो जनता सब समझ रही है। चलिए एक सवाल और आखिर में जी। आप पर खतरा हमेशा मंडराता रहा, आप पर गोलियां चली, आपने बार बार सुरक्षा की मांग की, और अब आपको सुरक्षा दे दी गई है। आपको अब आप सुरक्षित महसूस करते हैं? 2 दिन पहले फिर से मुझे धमकी दी गई। बुरा यह है कि आज तक ने उसको सीरियसली नहीं लिया।
अगर यूपी तक उसको सीरियसली लेके खबर रहता तो शायद सरकार पर दबाव पड़ता। क्या है बताइए, अब तो लाइव, अब तो कहा सीधा जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा। अभी 2 दिन पहले एक 16 मिनट की ऑडियो जिसमें एक शख्स ये जाति शब्द भी कह रहा है बाबा साहब को भी और मुझे भी, काशीराम साहब को भी, और वो कह रहा है कि पिछली बार तो बच गया था, मारने वाला मेरी मौसी का लड़का था और अब की बार बचेगा नहीं, अब की बार छोड़ेंगे किसी कीमत पे। और मैंने सारी चीज़ें सरकार को भी दी, पुलिस को भी दी, लेकिन सरकार और पुलिस मुझसे कितना प्यार करती है जानते हैं। ये कंडीशनल है कि इलेक्शन तक आपको सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि और सुरक्षा क्यों दी ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट है कि चंद्रशेखर की हत्या करके की जा सकती है। तो मेरे लोगों में एक तो लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो और दूसरा मेरे लोगों में कोई नकारात्मक निराशा ना जाए सरकार, इसलिए सरकार ने डर के ये काम किया है। और मुझे मेरी सुरक्षा तो कुदरत कर रही है, मैं तो गोली से बच गया, 4 गोली मेरे ऊपर चली। अब बताओ सुरक्षा किसको मिलनी चाहिए? उसको जिसको कोई कुछ नहीं कह रहा है, जिसको कोई खतरा नहीं है, उसको जिसको खतरा है, आप बताओ। नहीं ठीक है, जिसको खतरा है उसको मिलनी चाहिए। गोली किसके ऊपर चली? तो विपक्ष, अरे तो खुश होना चाहिए कि एक काम करने वाले मेहनती आदमी को, लोग आवाज उठाने वाले को सुरक्षा मिली, इस पर तो लोगों को खुश होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों को तो इस पर तकलीफ हुई, वो तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अभी नहीं मरने वाला मैं। अभी तो मुझे अपने लोगों के आंसू पूछने हैं, गरीबों के घरों पे जिनके टूटे मकान है उनके पक्के मकान बनवाने हैं, उन बच्चों को भाइयों को रोजगार देना है। आपको चुनाव तक के लिए सुरक्षा दे रखा है, कंडीशनल है, लेटर आया मेरे पास और मैंने मना कर दिया था कि चाहिए नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि ये है, ये सब भविष्य खतरों का होगा, आप कुछ भी होगा आप जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे, हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, मैं तो आपसे फिर ये कह रहा हूँ ना, अभी तो मुझे मेरी बहनों के आंसू पूछने, अपनी माओ के, अपने भाइयों को रोजगार देने, गरीबी बेबसी के खिलाफ लड़ना है, इनके सम्मान की रक्षा करनी, जाति के आधार पर जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग अपमानित किया जाए इसे बंद करना है, जातिहीन समाज बनाना है। और ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्वयन और छोटे बड़े सब संबसे रविदास राय पर्सन, ऐसा राज व्यवस्था करनी है कि जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के कपड़े की, सर ढकने की छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए साफ पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी पे जुर्म जाती ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब, सब लोग समान रूप से जिए। और बेगमपुरा राज, बिना गम का राज, सबके लिए, ना अगड़ों के लिए ना पिछड़ों के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, चाहे वो मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई, पारसी हो, दलित हो, पिछड़े अगड़े हो, बिना गम का राज, सब किसी की जिंदगी में कोई गम ना, ऐसा राज, बेगमपुरा राज लाने के लिए जो संविधान का राज है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। ये जरूरी भी हो गया कि लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता का शासन, जिसमें संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई एक पैसा भी खर्च नहीं होता है वोटर का। वोटर अपनी मर्जी से निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी वोट का प्रयोग करके जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहता है उसको वोट दे सकता है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती, इसलिए उनके यहाँ के विधायक और उनके नेता, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ के प्रधानों को, बीडीसीओ को, जिला पंचायत सदस्यों को जिस तरह से अपने घरों पे बुला बुला के, कार्यालय बुला बुला के धमका रहे हैं, वो इस बात का स्पष्टीकरण है कि भाजपा की जो पूरी टीम है, चुनावी टीम भी और उनके नेता भी, वो घबरा गए हैं और वो बौखलाहट में जनता को कीड़े मकोड़े समझने की गलती कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर जो प्रधान उनके पक्ष में काम नहीं करेगा, चाहे तो प्यार से काम कर दे या अदरवाइज वो उसका बस्ता रखवा देंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको प्रधानी नहीं करने देंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चुनाव अपनी जगह सही है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक ऐसी कार्रवाई करता है जो इनलीगल है, असंवैधानिक है, उसके खिलाफ मजबूत से मजबूत संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी नगीना की जनता को कहना चाहता हूं, अगर कोई आप पे वोट का दबाव बनाए तो आप हमें सूचित करें। प्लस अगर किसी भी प्रधान को जो निर्भीक होकर अपनी वोट का प्रयोग और अपने क्षेत्र की वोट का प्रयोग कराना चाहता है, करना चाहता है अपने लोगों का, अगर उसको कोई डराने काम करेगा या उसके बस्ते को या उसके कार्य क्षेत्र में कोई उसको परेशान करने काम करेगा, मैं चंद्रशेखर आज़ाद सभी प्रधानों से वादा करता हूं कि अगर एक भी प्रधान के साथ अन्याय हुआ तो मैं उसी प्रधान के साथ और अपनी पूरी पार्टी के नेताओं के साथ जिला कार्यालय पर धरना दूंगा। अगर किसी भी प्रधान को अनावश्यक परेशान किया गया, किसी भी बीडीसी को, जिला पंचायत सदस्य को, किसी भी आम आदमी को अगर डराया धमकाया गया, बूथ पे कैप्चर करने का या गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया,
तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम 26-27 स्टेट में संगठन चलाते हैं और एक मजबूत संगठन के जिम्मेदार लोग हम लोग हैं। हमने पहले भी आंदोलन के जरिए सरकारों को के दांत खट्टे किए हैं। अगर सरकार के इशारे पे प्रशासन, पुलिस या उनके नेता गुंडागर्दी करेंगे तो इसका मजबूती से हम लोग सामना करेंगे और सभी लोग नगीना के निर्भीक होकर अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला मेरी जानकारी में ये आया है कि मुझे ऐसा लगता था कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश में रोकना है, लेकिन यहाँ नगीना लोकसभा में परिस्थितियाँ कुछ और है। यहाँ तो अकेले चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए सभी पार्टियाँ लगी हुई, अलग अलग पार्टियों के नेता आते हैं जिनकी सरकार है, उन पर हमला करने के बजाय चंद्रशेखर आज़ाद पे हमला करते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद सरकार में हूँ, मैं तो एक सीट लड़ रहा हूँ, बाकी 79 सीटों पे तो अभी मैं नहीं लड़ रहा हूँ और देश की 542 सीटों पे नहीं लड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब एक ही सीट पे सबका ध्यान क्यों है? उसका एकमात्र कारण ये है कि कोई गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए, कोई काम करने वाला व्यक्ति उसको मौका ना मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो जनता की लड़ाई लड़ता है, जनता के मुद्दों को अपने मुद्दे समझता है, जो नौजवानों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों और हर नया पसंद बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ता है, चाहे पहलवान बेटियां किसान हो, उसकी वो जो आवाज़ है, मजबूत आवाज़, वो और मजबूत ना हो जाए। शायद इस डर से वो इस तरह की कारनामों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं तथागत से प्रार्थना करूँगा कि तथागत उनको सद्बुद्धि दें। अभी तो कुछ दिनों पहले तक तो मैं उन्हीं के साथ था और उनसे मैंने प्रयास भी किया था कि भाई आओ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें किसी की मदद ना करनी है ना लेनी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको फिर पुनः स्पष्ट कर दूं कि आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि जैसे एक र्यूमर ये उड़ाया जा रहा है कि वे चंद्रशेखर आज़ाद तो जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं क्योंकि जैन उधर हैं और जैन से उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन सवाल ये है, जयंत जी पे मेरा कोई जोर नहीं है। जयंत जी अपनी पार्टी के मालिक है और चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी में एक कार्यकर्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी या लेनी होती तो हम लोग अपना दल ही क्यों बनाते? चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे साथ हैं, 1.5 लाख वोटों से लगभग नगीना से जीत चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जीत का श्रेय किसके नाम, और क्या जिस तरह से बीजेपी का जो एक तरह से कहना चाहिए हार किस तरह हुई है और नगीना में बीजेपी प्रत्याशी हारे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर? देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया, विधानसभा में उन्हें दिया था और लोकसभा में चंद्रशेखर आज़ाद को दिया है। मैं इसका श्रेय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेताओं को देता हूँ जिन्होंने यहाँ बहुत संघर्ष किया, यहाँ की टीम ने और जो बाहर से आए हुए हमारे लीडर थे उन्होंने। और मैं यहाँ की महान जनता का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे कंधे पर जिम्मेदारी रखी है। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ, बेटा बन के इस मिट्टी की सेवा करूँगा। कभी यहाँ के लोगों को इस बात की कमी नहीं महसूस होने दूंगा कि सांसद आता नहीं, मिलता नहीं, काम नहीं करता है। हर व्यक्ति के, जिसने मेरा साथ दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने आलोचना की उसका, जिसने मजाक उड़ाया उसका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। ये अवसर है, जब तक आपको अवसर नहीं मिलेंगे आप क्या करके दिखा सकते हैं? तो मुझे अवसर मिला है, मैं बेहतर से बेहतर करके दिखाऊंगा और बहुत कुछ अभी हम पीसी करके अपनी बात रखेंगे। बहुत कुछ तय करना है। उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? इससे भी ज्यादा जीत की उम्मीद थी, लेकिन हमारे जो साथी थे जो कह रहे थे कि भाई हमें भाजपा को रोकना, उन्होंने कुछ वोट काट लिया। अगर वो वोट कटवा की भूमिका में ना आते तो परिणाम 2-2.5 लाख के करीब जाते। क्या इशारा अखिलेश यादव की तरफ है? जनता ने, मैंने कहा जनता का ये मैंडेट है, जनता का आदेश शर्मा था। नहीं, अभी आपने जो एक बात की, जैसे उस समय आप साथ में थे और इस समय वो आपको छोड़ के चले गए और आज आपने फिर भी परचम लहराया, क्या कहना चाहेंगे? ये हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की और हमारे लीडरशिप की और यहाँ के जो महान जनता उनकी जीत। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपको बीच में छोड़ा था? क्या कुछ तो कहेंगे? क्या या दोबारा ऐसा लगता है कि आप उधर इंडिया में या इंडिया में जा सकते हैं? मैं अब अपनी पार्टी का काम करूंगा। मेरी पार्टी पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो उन जिम्मेदारियों पे खरा उतरना है, ये मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी। आपको लगता है कि अम्बेडकरवाद देश की जरूरत है? अम्बेडकरवाद को समझिए, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मैत्री, हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिले। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम करे तो वो जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी के लिए हो। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी ना हो जिसमें किसी का कोई नुकसान हो। निगेटिव सोच के साथ गवर्नमेंट काम ना करे, पॉजिटिव सोच के साथ काम करे। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं
तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अब वो बुनियादी सुविधाओं पे बात भी होगी और नए अवसर कैसे तैयार हों। देश का नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार है, देश का किसान परेशान है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है और ना ही रोजगार है लोगों पे। लोग सुबह उठ के जाते हैं बिकने के लिए, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता, क्योंकि देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है। अभी सबके लिए काम करना है। महिला सशक्त हों और सुरक्षित हों। दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन महिलाओं को फील कराना है कि वो भी इस देश में बराबर की इज्जत के साथ जिए। अभी तो सरकार ने सब झूठे वादे किए हैं। सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा कराने के लिए सरकार से सवाल करेंगे। आपको लगता है कि कई जगह नाम बदले जाने की एक राजनीति होती है कि इसका नाम रख दो, उसका नाम रख दो, अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ दो, और एक दबाव की एक सोसाइटी है जो कि दबाव के अंदर काम करती है, उसको कैसे ये तोड़ेगा? निगेटिव थॉट है और ये इस निगेटिव थॉट को कब तक देश सींचता रहेगा, ये सवाल है। देश आज़ाद हो गया, अब भी अगर जाति के आधार पे या धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता है तो देश को सोचना चाहिए। लोग इंसान है और इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई जाति धर्म के नाम पे किसी का साथ शोषण करेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और लोग मरने के लिए पैदा नहीं हुए, चाहे वो माँ सोने की चम्मच से दूध पिलाने वाली माँ हो या चाहे वो टूटी चम्मच से, हर माँ को अपने बेटे से प्यार है। सबकी जीवन सुरक्षित होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है और मैं प्रयास करूंगा आज़ाद समाज पार्टी के जरिए वो पार्लियामेंट में आए। एक आखिरी सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ईवीएम में किसी ने दोष नहीं दिया इस बार के रिजल्ट में। आपको लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या फिर ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा जिन है ईवीएम? देखिए, जिन चीज़ों पे संदेह होता है उन पर चर्चा होती है। पिछली बार भी बहुत सारी चर्चा हुई थी और चर्चा होनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमने यही कमाया। इसमें रानी का बेटा राजा नहीं बनता है, राजा वो बनता है जिसको जनता मत देती है। तो अगर कहीं भी संदेह होता है तो उस पर सवाल खड़े होने चाहिए और उसका जवाब उसको इलेक्शन कमीशन को भी और सरकार को देना चाहिए। एक्सपेंशन कैसे करेंगे यूपी में आप? बहुत मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, पूरे देश में करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो एक बहुत बड़ा समाज जो उम्मीद लगाए बैठा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना पूरा होगा।